नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम एंडोक्राइन जो सिस्टम है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं, तो आज का जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे सामने जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है, ए नर्स प्लान एन इवनिंग स्नैक ऑफ मिल्क क्रैकर्स एंड चीज फॉर ए क्लाइंट who is receiving NPH insulin. What does this snack provide? ठीक है, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको हम क्या दे रहे हैं, एनपीएच इंसुलिन दे रहे हैं। एनपीएच इंसुलिन कौन सा इंसुलिन है दोस्तों, इंटरमीडिएट इंसुलिन होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है कि सबसे पहले रैपिड एक्टिंग आता है, फिर शॉर्ट एक्टिंग आता है, फिर इंटरमीडिएट आता है और फिर उसके बाद क्या आता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने उस क्लाइंट को क्या दिया दोस्तों, इवनिंग स्नैक दिया। क्या दिया भाई, मिल्क क्रैकर्स और चीज दिए, जिसको हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, एनपीएच इंसुलिन दे रहे हैं। तो ये जो स्नैक है ये क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों उसको हम मिल्क क्रैकर्स और चीज क्यों दे रहे हैं उस क्लाइंट को, जिस क्लाइंट को हम एनपीएच जो इंसुलिन है दोस्तों वो दे रहे हैं, उस क्लाइंट को एनपीएच इंसुलिन के साथ मिल्क क्रैकर्स और जो चीज देने का जो फायदा है, बेनिफिट है, वो क्या है दोस्तों। तो आपको एक चीज बता देता हूं, जो इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग, इन्हें हम बेसल इंसुलिन के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बेसल इंसुलिन के नाम से जानते हैं इन्हें हम। इंटरमीडिएट जो इंसुलिन है उसका एग्जांपल क्या है आपका, एनपीएच है। और इसके जो एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि ग्लार्गिन है, ग्लार्गिन, डी ग्लूडेक और डेटेमीर, जिसमें डी ग्लूडेक जो होता है दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा ड्यूरेशन होता है 42 आवर्स का, इसलिए हम इसे अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। जबकि जो रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन होती है, रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन होती है दोस्तों, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इन्हें हम बोलस इंसुलिन के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, बोलस इंसुलिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका जो ड्यूरेशन जो होता है वो कम होता है, जबकि इंटरमीडिएट का और लॉन्ग एक्टिंग का जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में जो पूरे सबका ड्यूरेशन ऑनसेट और जो पीक लेवल है दोस्तों मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको ड्यूरेशन बताया था कि शुरू में 4, पहले का जो रैपिड एक्टिंग 4 है, फिर उसके बाद में शॉर्ट एक्टिंग का 4 से 8 घंटे होता है, फिर 10 से 16 घंटे होता है, ऐसे फिर 24-24 42 ऐसे बताया था मैंने। जो लॉन्ग एक्टिंग में तीनों को जो एग्जांपल बताए थे मैंने आपको, वो 24-24 42 बताए थे। मैं दोबारा भी बता सकता हूँ लेकिन टाइम वेस्ट होगा, आप पिछली क्लास अच्छे से देख उसको समझ सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन है या इंटरमीडिएट एक्टिंग जो इंसुलिन है, इनका एक रिस्क रहता है। इनका क्या रिस्क रहता है दोस्तों, कि एक्चुअली में इनको देने से जब तो क्या नहीं होगा दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि जब इनका पीक लेवल आए, ठीक है, इंटरमीडिएट का पीक लेवल आता है, लॉन्ग एक्टिंग का नहीं आता, या फिर इनका ड्यूरेशन ज्यादा हो, तो ये उस समय हमारे बॉडी के अंदर क्या कोज करवा सकते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया कोज करवा सकते हैं। तो उसको उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं। अब मान लो आप उसी टाइम उस क्लाइंट को सिंपल शुगर दोगे, तो वो तो जब अपना काम कर देगा ना, तो हम उसे ऐसी चीजें देंगे दोस्तों जिनका जो डाइजेशन जो है, जिसका डाइजेशन होने में या फिर जिसका एनर्जी देने में जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा ज्यादा लगे। तो उसके लिए हम क्या देते हैं, उसको हम प्रोटीन देते हैं। उसके लिए हम क्या देते हैं, उन्हें प्रोटीन देते हैं, ताकि प्रोटीन देने के कारण दोस्तों ये जो अगर हाइपोग्लाइसेमिया करे तो उसके काउंटर काम करेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी लॉन्ग काम कर रही है, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग है, ये भी लॉन्ग ड्यूरेशन में काम कर रही है, और जो प्रोटीन देंगे वो भी काफी टाइम लगा के फिर हमें क्या देगा दोस्तों, एनर्जी देगा। ठीक है, तो दोनों का टाइम लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब वो हाइपो में जाने लगेगा उस टाइम तक वो क्या दे देगा, वो प्रोटीन ग्लूकोज बना देगा, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा। तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, काउंटर कर देंगे और एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ताकि एनपीएच या फिर लॉन्ग एक्टिंग के कारण जो हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है वो नहीं हो। इस कारण से हम ऐसे क्लाइंट को, जिनको हम एनपीएच या लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन देते हैं, तो उसके साथ में हम उसे प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन। तो मिल्क क्रैकर्स और जो चीज है दोस्तों, इनके अंदर क्या है, प्रोटीन है। और कारण मैंने आपको समझा दिया कि भाई उसके काउंटर रेगुलेशन करने के लिए, कि वो कम करवाएं तो ये भी तब तक अपना डाइजेशन पूरा कर ले, और तब तक ये भी अपने लेवल को क्या कर दें, उसके कारण ग्लूकोज के लेवल को थोड़ा बढ़ा दे, ताकि पेशेंट किस में नहीं जाए, हाइपोग्लाइसेमिया में नहीं जाए। चलो अब देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है दोस्तों क्या दे रखा है, कि एनकरेजमेंट टू स्टे ऑन द डाइट। इसमें पहला ऑप्शन ये दे रखा है कि भाई हम ये जो मिल्क क्रैकर्स और जो चीज जो दे रहे हैं, जो स्नैक्स दे रहे हैं, उसका रीजन ये है कि ताकि जो क्लाइंट है दोस्तों वो अपने
डाइट के ऊपर एनकरेज रहे, ठीक है, उसको एनकरेजमेंट मिलेगी मेरी जो डाइट है। तो ऐसी जो डाइट है दोस्तों, वो डायरेक्टली तो हम ऐसी डाइट कोई, उसे क्या एनकरेजमेंट मिलेगा क्लाइंट को, अगर हम मान लो हाई प्रोटीन दे रहे हो उसे क्या एनकरेजमेंट मिलेगा, तो इसका कोई रीजन नहीं है। हाँ, हम जो डाइट देते हैं हम कोशिश करते हैं भाई उस क्लाइंट के अंदर कि आप डायरेक्टली सिंपल शुगर नहीं दें, अगर वो ये नहीं ले रहा है तो ये चीज अच्छी चीज है कि डायरेक्टली सिंपल शुगर नहीं ले रहा है, तो तब तो उसको एनकरेजमेंट भी मिलेगा। बट दोस्तों प्रोटीन देने का यहाँ पर ये रीजन नहीं है कि हम उस क्लाइंट को क्या करना चाह रहे हैं, एनकरेज करना चाहते हैं कि आप अपनी डाइट पे बने रहो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। एक्चुअली में ये एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो जिसको आंसर आता है वो सही करेगा, जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। तो इसमें बाकी जो ऑप्शन इतना उनमें कर नहीं पाएंगे हम। एडेड कैलोरीज टू प्रोमोट वेट गेन, कि भाई ये कैलोरी ऐड करेगा जिससे कि जो क्लाइंट का जो वेट क्या होगा, गेन होगा। तो दोस्तों हम क्लाइंट का वेट गेन क्यों करेंगे भाई, क्या आप चाहते हो कि किसी क्लाइंट का वेट गेन हो? वेट गेन करने का कोई फायदा तो है नहीं। डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में ओबेसिटी वैसे भी एक रिस्क फैक्टर होता है, अगर आप उसको और वेट गेन करवाओगे तो जो उसकी डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन वो दे रखा है कि हाई कार्बोहाइड्रेट नरिशमेंट फॉर इमीडिएट यूज। पहली बात तो इमीडिएट यूज के लिए नहीं देते, मैंने आपको कहा था कि ये लॉन्ग टाइम में जाके क्या करती है, क्योंकि प्रोटीन है तो ये प्रोटीन से ग्लूकोज बनने में जो टाइम लगेगा वो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो इमीडिएट यूज के लिए नहीं है। दूसरा दोस्तों इनके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट है भी नहीं है, ठीक है, हाई कार्बोहाइड्रेट ये है भी नहीं। अगर कार्बोहाइड्रेट भी होगा तो इनमें मेनली कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है और उसका भी जो इफेक्ट होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, वो इमीडिएट नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का भी क्या होगा, लॉन्ग इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप मान लो पॉलीसैकेराइड दे रहे हो तो पॉलीसैकेराइड टूटेगा, फिर डाइसैकेराइड बनेगा, फिर मोनोसैकेराइड, फिर उसका डाइजेशन उस प्रकार से होता है, तो इट विल टेक टाइम, तो उससे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, दैट विल बी नरिशमेंट टू काउंटर एक्ट लेट इंसुलिन एक्टिविटी। ठीक है, काउंटर एक्ट करेगा ये, जो इंसुलिन जो अपनी एक्टिविटी दिखाएगा, लेट का मतलब बाद में दिखाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि बाद में हाइपोग्लाइसेमिया कोज करवा सकता है, क्योंकि उस दौरान हम कुछ खा नहीं रहे होंगे, आप सो रहे होगे मान लो उस टाइम, और सो रहे हो उस टाइम में आप कुछ खा नहीं रहे हो, तो उसको रोकने के लिए कि भाई आप ऐसे तो है नहीं कि आपको कोई ये लिख के देगा भाई 2 बजे उठ के खाया करो आप, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको स्नैक्स दे देते हैं ताकि वो भी लेट, जैसे लेट इंसुलिन जब उस समय एक्टिविटी करे अपना लेट, उसी दौरान ये भी क्या करे दोस्तों, उसके खिलाफ काउंटर एक्ट करके ग्लूकोज के लेवल को थोड़ा क्या कर दे, बढ़ा दे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो लिख लो, जब किसी क्लाइंट को एनपीएच तथा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देते हैं, तो उसके साथ हम उसे प्रोटीन रिच फूड देते हैं, प्रोटीन रिच स्नैक्स देते हैं, ताकि वो इंसुलिन की लेट एक्टिविटी के साथ ब्रैकेट में लिख लो कि हाइपोग्लाइसेमिया के साथ काउंटर एक्ट कर सके, ब्रैकेट में लिख लो हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पर वो मतलब नहीं है कि ग्लूकोज के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, हाइपो हो रहा है तो उसको थोड़ा सा उस रेगुलेशन पे लाने के लिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, काउंटर एक्ट करते हैं। क्योंकि लिख लो, क्योंकि प्रोटीन से ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा सिंपल शुगर बनने में टाइम लगता है, टाइम या समय लगता है, ठीक है, क्योंकि वो भी टाइम लेंगे, इधर इंसुलिन भी टाइम ले रहा है, तो दोनों चीजें एक दूसरे के क्या करेंगी दोस्तों, काउंटर काम करती हैं। वो कम करने का काम करेगा, ये उल्टा काउंटर करके बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, एक क्लाइंट हैज ए ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड या ग्लाइकेटेड भी बोलते हैं इसको हम ग्लाइकेटेड या फिर ग्लाइकोसाइलेटेड, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड या फिर इसे हम HbA1c भी बोलते हैं, ठीक है, तीनों चीजें बोलते हैं हम इसको,
ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, या फिर HbA1c हम इसे बोलते हैं। मेजरमेंट है और उसका कितना आ रहा है दोस्तों, 6% आ रहा है, ठीक है। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड अबाउट दिस क्लाइंट व्हेन प्लानिंग ए टीचिंग प्लान बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। अब एक्चुअली में आप जब मौसमी की बुक में देखोगे ना दोस्तों, तो उन्होंने लिख रखा है कि ये नॉर्मल लेवल है, बट एक्चुअली में नॉर्मल लेवल नहीं रहता है, ठीक है। लेस देन 5.7 है, आप अच्छी से अच्छी बुक में देखोगे तो यही मिलेगा कि लेस देन 5.7 है ना दोस्तों, वो क्या होता है आपका नॉर्मल होता है। और 5.7 से और 6.4 ये क्या होता है दोस्तों, प्री डायबिटिक होता है, प्री डायबिटिक। और 6.4 से ज्यादा क्या होता है, डायबिटिक होता है। तो उन्होंने कहा कि इसके अकॉर्डिंग 6% है ये, तो कह रहे हैं कि ये क्या है, नॉर्मल लेवल है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये लेवल नॉर्मल नहीं है, तो इस हिसाब से नॉर्मल लेवल नहीं रहेगा। लेकिन मैं दूसरे वे में समझाना चाहता हूं, मतलब कोई भी डायबिटिक अगर क्लाइंट है ना दोस्तों, उसका अगर 6% आ रहा है ना, तो ये बताना वही चाह रहा है कि भाई उसने जो भी ट्रीटमेंट, एक बताओ कि ट्रीटमेंट ले रहा है या फिर इंसुलिन चेंज हुआ है, ठीक है, या उसको रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है, बताऊंगा, या उसको न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस दी जा रही है। चारों ऑप्शन ही है ना, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपको ये नहीं समझा पा रहा हो कि उस पेशेंट को क्या है, डायबिटीज मेलाइटस नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये जो सेंटेंस जो दे रखा है ना, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, सीधा लिख रखा है भाई HbA1c कर रखा है, तो वो तो मैं भी करवा सकता हूँ, आप भी करवा सकते हो। लेकिन चारों ऑप्शन में यही बताना चाह रहा है वो, चाहे वो रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया हो, चाहे वो जो इंसुलिन की जो नीड है वो हो, ठीक है, या फिर ट्रीटमेंट प्लान में चेंज हो, या फिर न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस, तो ये सब चीजें किसको देते हैं, हम डायबिटिक क्लाइंट को देते हैं। तो अब हम इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस क्लाइंट को क्या मानेंगे दोस्तों, डायबिटिक मान लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, प्लान ऑफ या गोल ऑफ ट्रीटमेंट, मैंने आपको गोल ऑफ ट्रीटमेंट समझाया था, याद हो तो आपको, अगर किसी बच्चे को हमने पढ़ा था। गोल ऑफ ट्रीटमेंट मैंने आपको क्या बताया था, हम कोशिश करते हैं, हम इतना लेवल नहीं ला सकते कि आप सोचो कि भाई मैं डायबिटिक क्लाइंट का HbA1c 5.7 से कम ले आऊं, तो वो तो कभी होगा नहीं। तो हमारा गोल ये रहता है कि हम इतना नहीं ला सकते, लेकिन हम कम से कम 7 से कम ले आए। HbA1c का हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है कि हम उसको क्या ले आए दोस्तों, 7 से कम ले आए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर जो लेवल है, वो कोशिश करते हैं हम कि 80 से लेकर और 130 के बीच में रहे। अब मैं ये नहीं करूँगा नॉर्मल पर्सन के अंदर ये रहता है, कोई बच्चा पहली बार क्लास देख रहा हो और वो कहेगा सर ये क्या बोल रहे हो आप, 80 से 130, आपको ये भी नहीं पता कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, ठीक है। तो वो 70 से 99 होता है, मुझे भी पता है कि नॉर्मल पर्सन के अंदर 70 to 99 होता है। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, डायबिटिक क्लाइंट की बात कर रहे हैं। अगर आप उसका लेवल 70 ले आए ना, तो वो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जाने के क्या होता है, रिस्क रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसका लेवल 80 से 130 के बीच में रहे। और आरबीएस में हम क्या कोशिश करते हैं दोस्तों, कि आरबीएस में हम कोशिश करते हैं कि उसका जो लेवल है वो 180 mg/dl से क्या रहे, कम रहे, जबकि नॉर्मल पर्सन के अंदर ये लेस देन 140 पाया जाता है, ठीक है। तो ये गोल ऑफ ट्रीटमेंट है। अब आप ये बताओ कि कोई भी पेशेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर उसको डायबिटीज है और उसका जो HbA1c जो लेवल है दोस्तों, अगर वो 6% आ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि उसका ट्रीटमेंट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप कहोगे कि हाँ उसका ट्रीटमेंट सही काम कर रहा है। अगर नॉर्मल पर्सन होता है ना, अगर इसमें ऑप्शन में चारों में कोई ऐसा भी ऑप्शन होता है, तो मैं वो चूज करके बताता कि मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा। बट चारों ही ऑप्शन डायबिटिक के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन में इस पर्सन को डायबिटिक मानूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे दोस्तों, आंसर देंगे। तो 6% है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि उस पेशेंट ने, उसको जो भी इंसुलिन दी जा रही है या उसको जो भी न्यूट्रिशनल जो उसका प्लान है वो दिया जा रहा है, वो क्या है, बिल्कुल सही है। सही है तभी तो उसका लेवल इतना कम आ गया, 6% तक आ गया। और हमारा गोल भी क्या है दोस्तों, हम उसको 7% से क्या ले आए, नीचे ले आए, 7 से नीचे ले आए। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इज एक्सपीरियंसिंग रीबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया। रीबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया का मीनिंग ये होता है दोस्तों, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जो एडवर्स जो इफेक्ट होते हैं, तो एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे जो डॉन फिनोमिना होती है, तो डॉन फिनोमिना और सोमो दो पढ़ेंगे। तो डॉन फिनोमिना के अंदर क्या हो जाता है कि पेशेंट का जो मिडनाइट हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है उसको, कि रात के टाइम उसको क्या हो जाता है दोस्तों, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन देखने को मिलती है। एक सोमोगोई पढ़ाऊंगा जिसमें हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर डॉन फिनोमिना की बात कर रहा है कि भाई उस पेशेंट को क्या हो रहा है, रीबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया, नॉर्मली हाइपरग्लाइसेमिया नहीं हो रहा, मतलब जो चीज एकदम से चेंज होती हो, कम से ज्यादा की तरफ जाती हो, तो मतलब नॉर्मल लेवल से एकदम से हाइपरग्लाइसेमिया की तरफ चला गया। तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि भाई उस क्लाइंट को क्या हो रहा है, रीबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है, मतलब कि उसको जो डॉन फिनोमिना है वो हो रही है। लेकिन उसको छोड़ो, आप ये बताओ कि क्या उस पेशेंट का HbA1c ये बता पाएगा कि उसका भाई 6% है, तो आप रिबाउंड भी यदि नहीं भी पता आपको, मतलब तो हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है, तो 6% तो ठीक है ना दोस्तों। 6% जो लेवल है वो क्या होता है, ठीक लेवल होता है, उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि उस पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया दिखा पाएगा।
ठीक है। HbA1c जो लेवल है वो डायरेक्टली तो हाइपरग्लाइसेमिया को नहीं बता पाता, लेकिन कुछ फिजिशियन यूज करते हैं एक मेथड को, मैं आपको वैसे बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि भाई जिसका भी लेवल 8 से कम आए तो उसमें हम ये 21 से गुणा कर देते हैं HbA1c को, और 8 से ज्यादा आए तो हम 21 की जगह 25 से गुणा कर देते हैं। ऐसे हम पढ़ते हैं, मतलब एक ट्रिक होती है याद करने की, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछते तो वो छोड़ो। तो सीधी सी बात भाई, उस क्लाइंट को रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया ये HbA1c 6% के अकॉर्डिंग क्या है, सही नहीं है, ठीक है। और दूसरा HbA1c डायरेक्टली एक दिन के लेवल को दिखाता भी नहीं है कि आप उस पेशेंट के एक दिन के लेवल को देख के ये बता दो कि उसको रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया है, ठीक है। क्यों? एक रिट्रोस्पेक्टिव टेस्ट है, पिछला जो रिजल्ट है दोस्तों उसको बताता है, जो कि मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। पिछले 2 से 3 महीने के रिजल्ट को ये आपको बताता है लगभग। अब नेक्स्ट दोस्तों क्या है, नीड द इंसुलिन चेंज टू ए डिफरेंट टाइप। ये कह रहा है कि इंसुलिन को दूसरे टाइप पे क्या कर दो दोस्तों, चेंज कर दो। तो चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जो लेवल है वो पहले से ही 6%, तो मतलब और ज्यादा अगर आप उसको चेंज करोगे, और ज्यादा इंसुलिन दोगे, तो क्या वो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में नहीं जाएगा? देखो पहले ही अच्छे लेवल पे आ रहा है वो, उसका HbA1c 6% पे आ गया, हमारा गोल ये कि 7% से कम करें, 6% पे आ गया तो इसका मतलब ठीक है भाई, अच्छी बात है, हमें इंसुलिन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, हैज फॉलोड द ट्रीटमेंट प्लान एज प्रेस्क्राइब्ड। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उस पेशेंट को हमने जो ट्रीटमेंट प्लान किया था उसको जिस प्रकार से प्रेस्क्राइब किया है पक्का उसने उसी तरीके से लिया है, तभी तो उसका जो लेवल है दोस्तों वो कितना आ गया है, 6% आ गया है। और हमारा गोल भी ये था कि हम 7% से इसको क्या ले आए दोस्तों, नीचे ले आए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी कि हैज फॉलोड द ट्रीटमेंट प्लान एज प्रेस्क्राइब, कि जो ट्रीटमेंट प्लान प्रेस्क्राइब किया गया था उसको उसने क्या किया है दोस्तों, फॉलो किया है। लास्ट क्या है, रिक्वायर्स फर्दर टीचिंग रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस। भाई उस पेशेंट को ये कह रहा है कि और ज्यादा टीचिंग की जरूरत है, जो उसकी जो न्यूट्रिशनल क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, फैट कितना लेना चाहिए, डाइटरी फाइबर्स कितना लेने चाहिए दोस्तों, मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी बोलते हैं उसको। तो उसको और ज्यादा टीचिंग जरूरत है, और ज्यादा टीचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर और ज्यादा टीचिंग जरूरत जब पड़ती, जब उसका HbA1c यहाँ पर दे रखा होता 8 दे रखा होता, 7 से ज्यादा दे रखा होता कोई भी, तब हम कहते हैं कि हाँ उसको और ज्यादा जो न्यूट्रिशनल गाइडलाइन है उसकी भी जरूरत है और उसको इंसुलिन चेंज की भी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर उसको ये चीजें की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका जो HbA1c जो लेवल है वो हमारे गोल ऑफ प्लान, जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट जो था उसके अकॉर्डिंग है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3rd हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो। देखो अगर मैं डायबिटिक लिखाऊंगा, अगर किसी डायबिटिक पेशेंट का, अगर किसी डायबिटिक पेशेंट का HbA1c 6 आता है, 6 ब्रैकेट में लेना, लेस देन 7 आता है, तो यह शो करता है कि उस पेशेंट ने, यह शो करता है कि उस पेशेंट ने ट्रीटमेंट को जिस तरह से प्रेस्क्राइब किया था उसी प्रकार से लिया है, जिस तरह से प्रेस्क्राइब किया था, मतलब मिस नहीं की भाई। डोज डाइट उसको बताई गई, वो डाइट भी वैसे ही ली उसने, इंसुलिन बताया गया, इंसुलिन भी ऐसे लिया, ठीक है। और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बताए गए, वो भी ऐसे लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस तरह से प्रेस्क्राइब कि उस पेशेंट ने ट्रीटमेंट को जिस तरह से प्रेस्क्राइब किया गया था उसी प्रकार लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपको नॉलेज देगा काफी सारी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या है, टाइप 1 डायबिटीज है, कम्स टू द क्लिनिक में आता है बिकॉज ऑफ कंसर्न्स, क्या उसको कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ उसकी बातें हैं, कुछ चिंताएं हैं उसकी, रिगार्डिंग इरेटिक कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज विद द प्रेस्क्राइब्ड इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। वो कह रहा है कि जो इरेटिक मतलब क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, ठीक है। सिंपल में क्या समझो, अप डाउन हो रहा है क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल। वो कह रहा है कि कभी मैं चेक करता हूँ हाई पर जा रहा है, कभी हाई पर जा रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज के चक्कर में टाइप 1 का जो डायबिटीज है वो आपके क्लिनिक में आता है, आपके हॉस्पिटल में आता है और आप बताता है आकर के कि मेरा ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है ना दोस्तों, वो मैं जैसे इंसुलिन थेरेपी ले रहा हूँ उसके कारण क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब कि कभी हाइपो कभी हाइपर जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द क्लाइंट हैज बीन एक्सपीरियंसिंग ए सडन फॉल इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। वो कह रहा है कि मेरा जो ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है ना दोस्तों, वो क्या हो रहा है, सडनली एकदम से क्या हो रहा है दोस्तों, फॉल हो रहा है, फॉलोड बाय ए
बाई ए सडन एपिसोड ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, कि एकदम से फिर मुझे क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, तो विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इंसुलिन थेरेपी शुड द नर्स कंक्लूड दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग। आपको क्या लगता है कि इस क्लाइंट को इंसुलिन थेरेपी का इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। चलो बात करते हैं। एक पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, उसको भूल जाओ, क्वेश्चन को भूल जाओ, अभी मेरे से सुनो आप, ठीक है। हॉस्पिटल में काम कर रहे हो आप जब सोचा करो, जैसे मैं बोलूँ ना हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, खुद को सोचा करो कि मैं इमरजेंसी में हूँ, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं एम्स के अंदर हूँ। अपने आप को मोटिवेट किया करो कि हाँ, ऐसे मेरे को याद भी रहेगा कि सर ने एक स्टोरी बताई थी इस प्रकार से। दोस्तों आपके पास पेशेंट आएगा, ठीक है, पेशेंट आकर आपको क्या कहेगा कि सर या मैम, मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि डॉक्टर साहब ने मुझे ना इंसुलिन लिख के दिया था। वो कहेगा अच्छा, फिर तो इंसुलिन लिखने के बाद है ना मेरे को एक प्रॉब्लम होती है कि मैं ना अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल जब चेक करता हूँ ना तो उसमें ड्रामेटिक चेंज आ रहा है, इरेटिकली चेंज आ रहा है, मतलब कभी हाइपो में जा रहा हूँ मैं, कभी हाइपर, मतलब वो ये नहीं बताएगा हाइपो हाइपर, वो बताएगा कि कभी मैं चेक करता हूँ ना तो मेरा ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है ना वो मेरे को 60 मिलता है, और कभी मैं चेक करता हूँ तो मेरा ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो मेरे को 250 मिलता है। और मैं जो इंसुलिन जो थेरेपी है वो मैं ले रहा हूँ, जो डॉक्टर साहब ने मेरे को बताई है मैं उसी अनुसार मैं वो थेरेपी भी ले रहा हूँ। फिर वो बताएगा मैम मेरे साथ पता है क्या हुआ कल मैम, मैं रात को है ना, मैं रात को सो रहा था और रात को सोते सोते मैम मेरे को है ना बहुत पसीने आने लग गए, मेरे हेडेक होने लग गया, मेरे सर में दर्द हो गया और मेरे स्वेटिंग होने लग गई बुरी तरह से, ठीक है। मेरी वाइफ ने मुझे एकदम से देखा कि ये क्या हो रहा है, उसने मुझे उठाया, ठीक है, मेरे को स्वेटिंग देखे, मैं उठकर देखा, मेरा सर भारी हो रहा था, मेरे हेडेक हो रहा था, मैं पूरा पसीने से तरतर हो रहा था। फिर मेरी वाइफ ने कहा कि आपको क्या हो गया, ये एकदम से क्या हो गया, कि आपको बुरा सपना आया क्या हो गया ऐसे। तो वो कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उसकी वाइफ ने उसके लिए ग्लूकोमीटर, मेरी वाइफ है ना, उसने वो ग्लूकोमीटर लेके आई और उसने मेरा आरबीएस चेक किया। तो मैडम मेरा जो आरबीएस था ना वो बहुत कम था, मैंने आरबीएस चेक किया, मेरा आरबीएस तो 60 ही आ रहा था। फिर मैं थोड़ी देर हमने बातें करने के बाद, जैसे उस टाइम है ना 3 के करीब बज रहे थे, तो मैंने कुछ नहीं किया उस दौरान। फिर मैडम मैं सो गया, मेरे थोड़ी नींद आ गई, फिर हम दोनों सो गए, ठीक है। फिर मैडम मैं सुबह उठा तो मेरी वाइफ को दोबारा से चिंता होने लगी आपको रात को क्या हो गया था, लेकिन फिर जब मैं सुबह उठा तो मेरे को पसीने भी नहीं आ रहे थे और न मेरे सर में दर्द था। बट मैंने जब सुबह मेरा फिर शुगर दोबारा से चेक किया मेरी वाइफ ने कि आपको तो बहुत कम आ रहा था, 60 आ रहा था। अब मैं दोबारा से चेक करती हूँ, उसमें बड़े अचंभे की बात है मैम, मेरा 60 था और एकदम से जो मेरा लेवल है वो 60 से उठकर एकदम से कितना चला गया, 250 चला गया। मेरे को अचंभा रहा है कि मैम मेरा 60 था और एकदम से 250 कैसे चला गया, क्या मेरे ग्लूकोमीटर में कोई खराबी है या क्या चक्कर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन लेके ऐसी बातें बताएगा आपको पेशेंट, उससे आपको समझना है कि ये उस पेशेंट के अंदर दोस्तों क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है इंसुलिन थेरेपी का। कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जो स्टोरी मैंने बता दी बस वो पूरा खत्म कर देगा, पूरे आपको हर चीज समझा देगा वो। चलो बात करते हैं। अगर हम इंसुलिन थेरेपी के साइड इफेक्ट की बात करें या कॉम्प्लिकेशन की बात करें, ये बोतल लेना, तो उसके है ना 2 प्रकार के कॉम्प्लिकेशन तो मेन होते हैं, ठीक है, बाकी तो सब आप जानते हो, उनके बारे में मैं बता दूंगा। मेन 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं दोस्तों, एक होता है सोमोगी इफेक्ट और एक जो इफेक्ट होता है दैट इज डॉन फिनोमिना। एक जो इफेक्ट होता है दैट इज डॉन फिनोमिना। इन दोनों को मैं आपको अंतर करते हुए बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और तो आपको सबको पता ही है कि लोकल रिएक्शन होती है, ट्रू एलर्जिक रिएक्शन होती है, ट्रू एलर्जिक रिएक्शन होती है, लाइपोडिस्ट्रोफी होती है, ठीक है। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं आपको हल्का हल्का। मेन ये है, ये दोनों आपको समझ में आ गए ना। और मैं आपको इतनी अच्छी टेक्निक बताऊंगा दोस्तों कि आप भूल ही नहीं सकते, मैं बता रहा हूं, आप कभी नहीं भूलोगे। अब आपने पढ़ लिया तो भूलोगे नहीं आप, ठीक है। देखो डॉन का मतलब आपको सिर्फ याद रखना है डाउन, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। डॉन का मतलब डाउन, डाउन का मतलब दोस्तों इंसुलिन की डोज डाउन, मतलब इंसुलिन की डोज किसी पेशेंट की बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है ना उस समय, उससे डॉक्टर उसको कम इंसुलिन प्रेस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। मेन चीज 2 चीजें हो सकती हैं, या तो डॉक्टर ही कम दे रहा है, मान लो डॉक्टर ने लिख दिया भाई उसको कि आपको 20 यूनिट लेनी है, ठीक है, आपको एनपीएस जो इंसुलिन है वो 20 यूनिट लेनी है, या फिर आपको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 20 यूनिट लेनी है, तो वो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग कम है, उसे जरूरत ज्यादा की थी। डॉक्टर को थोड़ी पता है भाई वो लगभग
शुगर के लेवल को देखकर बता कर देता है, लेकिन कई बार अप डाउन भी हो जाता है। या फिर दूसरा डॉक्टर ने उसको 20 बताता है, लेकिन वो कहता है नहीं यार इतनी इंसुलिन लगाऊंगा तो मुझे आदत पड़ जाएगी और वो मैं कम इंसुलिन खुद कम डोज लेने लग जाएगा। दोनों रीजन हो सकते हैं। अभी जो केस बताया था आपको एग्जांपल, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वो कह रहा है मैं मेरे को जो डॉक्टर ने बताया मैं वही इंसुलिन ले रहा हूँ, तो वहां पर ये एग्जांपल मान सकते हैं कि जो डॉक्टर की जो इंसुलिन की जो डोज लिखी गई थी उतनी नहीं है जो उसको जरूरत है, तो वो डोज कम है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, डाउन का मतलब इंसुलिन की कम डोज होना, तो डिक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की डोज कम दे रहे हैं उसे, ठीक है। अब यहां पर कम दे रहे हैं तो यहां पर क्या देंगे, ज्यादा, बस अब कुछ नहीं करना, तो इंक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन देंगे हम उसे, मतलब कि जितनी डिमांड है ना उससे ज्यादा, ओवर डोज मान सकते हो आप, जितनी बॉडी को डिमांड उससे ज्यादा इंसुलिन कोई पेशेंट ले ले तो उसमें क्या होगा। तो यहां से शुरुआत करते हैं, फिर उधर आऊंगा आपको मैं। अब ज्यादा इंसुलिन डोज दोगे दोस्तों तो क्या होगा भाई, लॉन्ग एक्टिंग जो रात को कौन सी इंसुलिन देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग देते हैं या फिर हम एनपीएस देते हैं, तो वो इंसुलिन ऐसे तो है नहीं कि जबकि जब काम करेगी और शुगर का लेवल गिरा देगी। ज्यादा डोज दोगे तो शुगर का लेवल क्या करेगी दोस्तों, कम करेगी। जो बॉडी की डिमांड उससे भी ज्यादा दोगे तो वो बहुत ज्यादा कम कर देगी ना, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि उसको उस टाइम तो कुछ नहीं होगा, कुछ समय तक, कुछ घंटों तक कुछ नहीं होगा, लेकिन लगभग 2 बजे से और 4 बजे के बीच, ठीक है, कई बार इसे मिडनाइट हाइपोग्लाइसेमिया भी बोलते हैं, मिडनाइट, लगभग 2 बजे से और 4 बजे के बीच में दोस्तों उस पेशेंट का शुगर का लेवल गिरेगा। सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा डोज है इंसुलिन की तो वो ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा शुगर को गिराएगा, तो उस कारण से उस पेशेंट को क्या होगा दोस्तों, मिडनाइट हाइपोग्लाइसेमिया होगा। उस पेशेंट को क्या होगा, मिडनाइट हाइपोग्लाइसेमिया। मिडनाइट में क्यों हुआ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो इंसुलिन है उसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो हमने पढ़ा है एनपीएच का, और जो इंटरमीडिएट काम लंबे टाइम तक करेंगी तो वो लगभग 2 बजे से और 4 बजे के बीच में जाकर आपको क्या कराएंगे दोस्तों, शुगर के लेवल को क्या कराएंगे, गिराएंगी। तो उसको मिडनाइट हाइपोग्लाइसेमिया होगा। वो पेशेंट बता रहा था कि भाई मुझे क्या हो रहा था, जब मैं रात को उठा 2 बजे तो मेरे जोर से क्या हो रहा था, हेडेक हो रहा था और मुझे डायफोरेसिस हो रहा था, तो हाइपोग्लाइसेमिया के साइन आएंगे उसमें। तो मेनली पेशेंट खुद ये साइन बताता है और बाकी के पूरे साइन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो हेडेक और डायफोरेसिस उसको देखने को मिलेगा, हेडेक और डायफोरेसिस देखने को मिलेगा। अब उस पेशेंट को जब मिडनाइट हाइपोग्लाइसेमिया होगा ना, तो उसके लिए बॉडी जो है ना दोस्तों, बॉडी क्या काम करेगी, बॉडी 2 काम होता है। एक तो बॉडी खुद भी, ऐसा माना जाता है कि लगभग इसी टाइम के दौरान हमारी बॉडीज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। दूसरा, हाइपोग्लाइसेमिया को ठीक करने के लिए भी बाकी के जो हार्मोन है वो भी तो काम करेंगे ना, तो रिलीज ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन होगा, रिलीज ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। अब काउंटर रेगुलेटरी वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब जो ये तो कम कर रहे हैं, और काउंटर रेगुलेटरी मतलब ऐसे हार्मोन जो ग्लूकोज के लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो बॉडी चाहेगी कि भाई हाइपोम जा रही तो खुद बॉडी भी तो कंपनसेट करती है ना, जैसे हम एसिडोसिस में पढ़ते हैं, एल्कलोसिस में पढ़ते हैं, बॉडी क्या करती है, कंपनसेट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ भी बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, और कंपनसेट करके क्या करेगी दोस्तों, काउंटर रेगुलेटरी जो हार्मोन्स उनको रिलीज करेगी, जिनके मेन जो एग्जाम्पल दैट इज ग्रोथ हार्मोन एंड कोर्टिसोल। इसके अलावा और भी होते हैं, अदर में अगर आप लिखना चाहो तो उसके अंदर आपका थायराइड हार्मोन भी आता है, थायराइड एंड एड्रेनलिन, ये हार्मोन भी रिलीज होते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल का अपना काम करना स्टार्ट करेंगे लगभग 2 से 4 बजे के बीच में, वो क्या होंगे, सीक्रेट होंगे, और धीरे धीरे ग्लूकोज के लेवल को क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ग्लूकोज के लेवल को क्या करेंगे दोस्तों, इंक्रीज करेंगे। तो लगभग जब मॉर्निंग में लगभग 6 AM के करीब आप उसका 6 AM के ऊपर आप वापस से चेक करोगे ना, तो उस समय तक ये ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल लेवल, ग्लूकोज के लेवल को क्या कर चुके होंगे दोस्तों, बढ़ा चुके होंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से जानेंगे, या हाइपरग्लाइसेमिया एट अवेकनिंग, मतलब उठने पर, जब वो सुबह उठेगा तो सुबह उठने पर उसको क्या मिलेगा दोस्तों, हाइपरग्लाइसेमिया मिलेगा। अब ये जो केस था ना, ये इसी का केस था, सोमोगई इफेक्ट का ही केस था। वो सोमोगई इफेक्ट में उसने क्या बताया कि मैं सोया था मैंने सही से इंसुलिन की डोज ली थी, मेरे इंसुलिन डोज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे को रात को क्या हुआ, हेडेक हुआ। तो मतलब रात को ज्यादा डोज थी इंसुलिन की, इसके कारण से क्या हुआ था दोस्तों, मिडनाइट हाइपोग्लाइसेमिया हुआ था। फिर मेरे हेडेक हुआ, डायफोरेसिस हुआ, फिर मैं सो गया, मेरे को नींद आ गई थोड़ी, और मेरे मैं सुबह उठा तो मुझे क्या मिला, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिला। देख लो पूरी चीजें ये की ये हो रही, यही वो बता रहा है। तो आप बता सकते हो कि उस पेशेंट को क्या हो रहा है दोस्तों, उसे सोमोगई इफेक्ट हो रहा है, उसे क्या हो रहा है दोस्तों, सोमोगई इफेक्ट हो रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। डॉन फिनोमिना में तो क्या होगा, एक ही चीज याद रखनी, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, जो कि रीबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया हमने पढ़ा था वहां पे। ठीक है, तो इंसुलिन की डोज कम दोगे, तो कम डोज दोगे ना दोस्तों, तो कुछ समय तक तो हमारी बॉडी कंपनसेट कर लेगी, जो पहले का जो इंसुलिन दिया हुआ है वो कंपनसेट करेगा। लेकिन जब इंसुलिन की डोज ही कम है तो एक टाइम ऐसा आएगा
कि क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो उस पेशेंट को मिड नाइट मतलब 2 से 4 बजे के बीच में क्या देखने को मिलेगा, मिड नाइट हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों मैंने आपको कहा था कि ये जो हार्मोन है ना, इनका काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन तो है ही ये ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल, लेकिन इनका रिलीज भी होता है रात को। रात को ये ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। लगभग इसी टाइम के ऊपर ये क्या होते हैं दोस्तों, रिलीज होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं लगभग सुबह के टाइम। तो ये साथ में एक तो इंसुलिन की डोज के कारण हाइपरग्लाइसेमिया हुआ, और एक जो दोस्तों रिलीज ऑफ नोक्चूर्नल हार्मोन, अभी समझाऊंगा, रिलीज ऑफ नोक्चूर्नल ग्रोथ हार्मोन एंड कोर्टिसोल। नोक्चूर्नल राइट नाइट के दौरान हर पर्सन के अंदर ही ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल का जो जब सुबह का जो टाइम आता है, सॉरी रात बोल रहा हूं मैं, सुबह का जब टाइम आता है तो उस दौरान ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल के लेवल क्या मिलता है दोस्तों, इंक्रीज ही मिलता है। मतलब ये बढ़ते हैं, तो ये अपने आप बढ़ेंगे। तो ये जब बढ़ेंगे दोस्तों तो इनका कारण और ज्यादा लेवल बढ़ेगा, इसलिए पेशेंट को रात को भी हाइपरग्लाइसेमिया रहेगा, और जब वो सुबह उठेगा, सुबह उठने पर भी उसे दोस्तों क्या मिलेगा, हाइपरग्लाइसेमिया मिलेगा। अब आप कहोगे, अब आपके दिमाग में एक चीज यहां पे आनी चाहिए कि सर यहां पर काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन नहीं है क्या, यहां पर भी तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, भाई काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन तो इंसुलिन है, और उस पेशेंट को डायबिटीज है, उसके पास बेचारा इंसुलिन है ही नहीं, तो वो कहां से इंसुलिन आएगा, वो तो है ही नहीं ना, उसकी तो हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। बढ़ाने वाले तो कितने सारे हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन है, लेकिन कम करने वाला एकमात्र बेचारा इंसुलिन, इसलिए तो उसकी डिजीज होती है डायबिटीज। बढ़ाने वालों की तो डिजीज हम सुनते नहीं है ना इतनी, कि भाई किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया रहे। एक तो होती है जैसे इंसुलिन के कारण हो, ठीक है, कुछ ही डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर क्या हो ये पाया जाता है, और किसी बहुत ही कम डिसऑर्डर के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन है, अगर एक काम नहीं करा तो दूसरा करेगा, ग्रोथ हार्मोन नहीं करेगा, कोर्टिसोल करेगा, कोर्टिसोल नहीं करेगा, थायराइड करेगा, थायराइड नहीं करेगा, एड्रेनलिन करेगा, ठीक है। तो कई सारे हार्मोन काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसुलिन सीक्रेट होता, अगर नॉर्मल पर्सन होता है उसके अंदर अगर मिडनाइट हाइपरग्लाइसेमिया किसी कारण से होता तो बॉडी रिएक्ट करती और इंसुलिन को क्या करवाती, सीक्रेट करवाती। चलो छोड़ो, अभी बहुत टाइम लग जाएगा हमें। चलो अब बाकी की जो 2 चीजें उनको बता देता हूँ। लोकल रिएक्शन मतलब दोस्तों जो साइट है ना उसी के ऊपर रिएक्शन होगा, ठीक है, उसी के ऊपर अर्टिकारिया, ईचिंग, ठीक है, उसे अर्टिकारिया होगा, ईचिंग होगी, रेडनेस होगी। कहते हैं कि पहले की जो इंसुलिन जो आती थी कन्वेंशनल, जो कि एनिमल से बनती थी, ठीक है, कन्वेंशनल जो है उनके कारण ये होता है दोस्तों, ठीक है। कन्वेंशनल के कारण क्या देखने को मिलती है, लोकल रिएक्शन देखने को मिलती है। आजकल ह्यूमन वाली जो आती है और जो एनालॉग आती है उनमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ट्रू एलर्जिक रिएक्शन वैसे होने में हो सकता है बट कम चांस है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ट्रू एलर्जिक रिएक्शन, इसके अलावा कुछ चीजें और मिलाई जाती हैं उनके कारण भी हो सकता है, ठीक है। हम इंसुलिन के अंदर मिक्स करते हैं प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कि जिंक और प्रोटामीन, ये भी कोज करवा सकते हैं किसी भी पेशेंट में, ठीक है। जिंक और प्रोटामीन भी क्या करते हैं हम दोस्तों, प्रिजर्वेटिव के रूप में, कि वो खराब नहीं हो, ये मिक्स करते हैं। तो ट्रू एलर्जिक रिएक्शन मतलब पूरी बॉडी के अंदर, मतलब पेशेंट जो है दोस्तों वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में ही चला जाए, एनाफाइलेक्टिक शॉक, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रू एलर्जिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लाइपोडिस्ट्रोफी 2 प्रकार की होती है, एक इसके अंदर एट्रोफी होगी कि स्किन की थिनिंग हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी दोस्तों, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगी। तो ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। जिस साइड पे हम इंसुलिन लगाते हैं क्या तो वहां पर एट्रोफी देखने को मिलती है या फिर वहां पर थिकनिंग देखने को मिलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लाइपोडिस्ट्रोफी के नाम से जानते हैं। तो ये रिएक्शन भी देखने को मिलती है। तो मैंने आपको सारी बता दी इंसुलिन की। धीरे धीरे ना हर टॉपिक क्लियर होता जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब एंडोक्राइन सिस्टम खत्म होगा ना तो आपको हर चीज पढ़ा दूंगा। चलो आ जाओ। तो उस पेशेंट को क्या हो रहा है दोस्तों, तो हमने अभी पढ़ा है उस पेशेंट को क्या हो रहा है, सोमोगे इफेक्ट हो रहा है, बस। क्या इसमें और क्या बताऊंगा मैं, डॉन फिनोमेना होता तो उसको क्या होता, हाइपरग्लाइसेमिया होता। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो वैसे भी आरबीएस का लेवल जो है वो 250 से ज्यादा ही रहता है। हाँ, ट्रीटमेंट अगर आप दे देते तो ट्रीटमेंट के कारण जरूर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है, और ये भी नहीं होता हाइपरग्लाइसेमिक हाइपोसेंसिटिव सिंड्रोम में, वो भी देखने को नहीं मिलता है। और वैसे भी क्लाइंट किसका है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज का है, तो टाइप फर्स्ट में तो वैसे भी एचएचएनएस होता भी नहीं है, ठीक है। कुछ रेयर केस के अंदर है ना, ऐसे नहीं है कि होते नहीं है, हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे कंसेप्ट इतने ही हैं। ज़्यादा बाहर जाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा तो आप मुझे भी पागल कोशिश कर दोगे कि सर क्या डिटेल इतना लेके आते हो। लेकिन दोस्तों टाइप सेकंड के अंदर भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है कई बार, है ना। टाइप सेकंड में भी हो सकता है एसिडोसिस, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट रेयर होता है, कम होता है ना, तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते। और ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बताता कि फिर क्वेश्चन और गलत करके आ जाओगे आप। तो क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो लिख लो। सोमोगे इफेक्ट में सोमोगे इफेक्ट
इंसुलिन की कम डोज देने के कारण होने वाला, इंसुलिन की ज्यादा डोज, कम नहीं ज्यादा, ज्यादा डोज देने के कारण, कारण होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पेशेंट को मिडनाइट हाइपोग्लाइसेमिया, ब्रैकेट में लिखना डायफोरेसिस एंड हेडेक, डायफोरेसिस एंड प्लस हेडेक, ये देखने को मिलेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में वो डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखे मिडनाइट हाइपोग्लाइसेमिया, ऐसे लिख दे कि एक पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, टाइप फर्स्ट का, उसको इंसुलिन दिया जा रहा है और रात को वो कंप्लेन कर रहा है किसकी, डायफोरेसिस की और हेडेक की, तो भी आपको उसको ये समझना पड़ेगा कि उस पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है। ठीक है, इसमें पेशेंट को मिडनाइट हाइपोग्लाइसेमिया तथा सुबह हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, यही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच में छोड़ तो नहीं देना कोई क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच इज एन इंडिपेंडेंट, वर्ड को फोकस करना, नर्सिंग एक्शन, मतलब हम खुद फैसला ले सकते हैं। अब आपको कहो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देना है तो ये आपका खुद का फैसला थोड़ी है, हम तो जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया वो दे सकते हैं। आप ऐसे थोड़ी कि किसी पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट है वो ले रहा है, आप उसको कहोगे नहीं आपको बाइग्यूनाइड्स नहीं लेना, आपको सल्फोनिल यूरिया स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज से, थोड़ी, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमारे ऊपर है, हम कर सकते हैं। दैट इज इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट। देखो इसमें फोकस करो, जो टर्म है ना उसमें फोकस करो, आफ्टर एन एपिसोड ऑफ कीटोएसिडोसिस, कि कीटोएसिडोसिस के बाद में किसी भी क्लाइंट को जो नर्स है केयर कर रही है, तो कौन सा ऐसा एक्शन है जो कि क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट है। आप एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है, उसकी केयर कर रहे हो, ठीक है, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बाद में उस पेशेंट को क्या हो सकता है जिसके लिए आप एक्शन ले सकते हो, जो कि आपका खुद का एक्शन है, इंडिपेंडेंट है, आपको डॉक्टर के एक्शन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, इसमें दे रखा है रेगुलेटिंग इंसुलिन डोजेज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कीटोन्स फाउंड इन द प्लांट यूरिन। क्या आप क्या काम करोगे, इंसुलिन की डोज को रेगुलेट करोगे। तो दोस्तों इंसुलिन की जो डोज है वो रेगुलेट कौन करेगा, अगर स्लाइडिंग स्केल दे रखा होता है तो हम करेंगे, तब तो हम कर सकते हैं भाई जितना दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं दे रखा तो इंसुलिन की डोज को रेगुलेट करने का काम किसका है, एससीपी का है, डॉक्टर का है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं हुआ, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो ये पूरा सेंटेंस ही गलत है। इस सेंटेंस में क्या कह रहा है ये कि रेगुलेट करेंगे इंसुलिन डोज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कीटोन्स, कि भाई कितनी कीटोन्स की अमाउंट आई उसके अकॉर्डिंग हम क्या देंगे दोस्तों, डोज देंगे। इंसुलिन की डोज है ना, ध्यान रखना, इंसुलिन की डोज हमेशा ब्लड ग्लूकोज लेवल पे डिपेंड करती है। किसमें डिपेंड करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल पे, न कि कीटोन पे। ऐसा नहीं कि कीटोन ज्यादा है, ठीक है। अब मान लो किसी पेशेंट का, मान लो शुगर का जो लेवल है वो 260 ही है, ठीक है, सिर्फ 260 है दोस्तों, और आप उसका कीटोन है वो ज्यादा है, तो आप उसको ये थोड़ी आप उसको मन में जितनी इंसुलिन दे दोगे वो ज्यादा इंसुलिन दे दोगे, नहीं। इंसुलिन हमेशा किसके अकॉर्डिंग देते हैं, ब्लड शुगर लेवल के अकॉर्डिंग देते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल के अकॉर्डिंग देते हैं, ब्लड शुगर लेवल के अकॉर्डिंग देते हैं, न कि हम उसके। और दूसरा, ये हमारा इंडिपेंडेंट एक्शन भी नहीं है। तो दो रीजन बता दिए आपको उसको गलत करने के, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो कि गिविंग द फ्लूइड जूस, ब्रोथ एंड मिल्क एज सून एज द क्लाइंट इज एबल टू टेक फ्लूइड ओरली, कि भाई क्लाइंट को हम फ्लूइड जूस देंगे, ब्रोथ देंगे, मिल्क देंगे, जब क्लाइंट क्या हो जाएगा, फ्लूइड लेने के लिए लायक हो जाएगा। भाई पेशेंट जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है, आपको ये नहीं पता कि उस पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। हाँ, अगर आपको ये पता लग गया, इस क्वेश्चन में ये बता दें कि भाई डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बाद में उस पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो गया किसी कारण, ट्रीटमेंट देने के कारण, क्योंकि ट्रीटमेंट देने के कारण हो सकता है, मैंने आपको बताया कि भाई इंसुलिन की डोज देने के कारण 250 से अगर नीचे आ गया ना, तो भी हम 5% डेक्सट्रोज क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का क्लाइंट के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया में जाने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो जब तक हमें पता ही नहीं है, इसमें कहीं दे नहीं रखा कि ना हाइपोग्लाइसेमिया है, तो हम उसको फ्रूट जूस तो वैसे नहीं देंगे, क्योंकि ये तो और ज्यादा बढ़ाएगा ना शुगर के लेवल को, और ज्यादा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये चीजें हम नहीं देंगे अभी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विद होल्डिंग ग्लूकोज इन एनी फॉर्म अंटिल द सिचुएशन इज करेक्टेड,
कि उसको किसी भी फॉर्म में हम ग्लूकोज नहीं देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता, जो बॉडी की जो डिमांड है ना उतना तो ग्लूकोज आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, उतना तो उसको आप कार्बोहाइड्रेट दोगे ही, क्योंकि वो आपके लिए क्या होता है, जरूरी होता है, वो उसकी बॉडी के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। अब ग्लूकोज नहीं दोगे तो उसकी पेशेंट की जो जो डिमांड है दोस्तों वो कैसे पूरी होंगी, उसकी जो ब्रेन सेल को जो ग्लूकोज चाहिए, बॉडी सेल्स को जितनी ग्लूकोज चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो पेशेंट की और ज्यादा हाइपोग्लाइसेमिया में जाने क्या रहेंगे, रिस्क रहेंगे। देंगे जरूर, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग देंगे, विद होल्ड नहीं करेंगे, ज्यादा भी नहीं देंगे और विद होल्ड भी नहीं करेंगे कि आप फ्रूट जूस ही देने लग गए उसको, ऐसा भी नहीं देंगे, लेकिन विद होल्ड भी नहीं करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट जो आंसर है दोस्तों वो आपके सामने ही है कि डायबिटीज का कीटोएसिडोसिस का अगर आपके सामने पेशेंट है तो आप उसको किस चीज के लिए मॉनिटर करोगे आप उसको साइन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया के लिए एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट। भाई आप उसको हम जानते हैं कि इसके अंदर हम इंसुलिन देते हैं पेशेंट को, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर डायरेक्टली हम क्या देते हैं, उसको रेगुलर इंसुलिन देते हैं, तो उसके कारण पेशेंट के अंदर रिस्क रहता है किसमें जाने का, हाइपोग्लाइसेमिया जाने का। तो हम उसके लिए उसको मॉनिटर करते रहेंगे कि कहीं ये पेशेंट किसमें न चला जाए, हाइपो में नहीं चला जाए ट्रीटमेंट देने के कारण। जैसे ही लेवल 250 से नीचे आता है तो हम एससीपी को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आप बताओ क्या करें, तो वो कहेगा डेक्सट्रोज 5% क्या करो, उसके अंदर स्टार्ट कर दो आप। तो इसलिए ये हमारा एक्शन है, हम खुद कर सकते हैं। भाई मॉनिटर करने के लिए डॉक्टर हमें, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का हमें प्रेस्क्रिप्शन चाहिए कि डॉक्टर हमें ये कहेगा कि भाई आप करो मॉनिटर, तभी हम मॉनिटर करेंगे, नहीं तो हम बैठे रहेंगे। तो मॉनिटर करना हमारा काम है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्या है दोस्तों, एक्शन है, इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लिखो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बाद पेशेंट के बाद इंसुलिन के कारण पेशेंट का हाइपोग्लाइसेमिया में जाने का रिस्क रहता है, हाइपोग्लाइसेमिया में जाने का रिस्क रहता है, इसलिए हमें पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया के लिए मॉनिटर करना चाहिए, हाइपोग्लाइसेमिया के लिए मॉनिटर करना चाहिए। चाहे वो तो एक लाइन और लिख लो, यह एक नर्स का इंडिपेंडेंट एक्शन है, हमें कोई रोक नहीं सकता इस एक्शन से, न हमें किसी की परमिशन की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज, एक क्लाइंट है दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज का क्लाइंट है, हैज एन अबोव द नी एम्पुटेशन, ठीक है, जैसे ये मान लो नी है, ठीक है, ये लेग है, तो एक तो बिलो द नी होता है, तो नी के नीचे, एक अबोव द नी होता है, एक इंटर नी भी होता है, नी से भी करते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो अबोव द नी क्या किया गया उसका दोस्तों, एम्पुटेशन किया गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज इतनी बड़ी बढ़ा दी, लेकिन आप जब इसका आंसर देखोगे तो आप कहोगे सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एक क्लाइंट है टाइप 1 डायबिटीज का दोस्तों, उसको अबोव द नी एम्पुटेशन हुआ है क्योंकि उसको डिजीज थी, कोई सीवियर लोअर एक्सट्रीमिटी आर्टेरियल डिजीज थी उसको, जिसके कारण उसकी ब्लड सप्लाई जो है दोस्तों सही से नहीं हो पा रही होगी, ठीक है, और जो उसका जो पैर है उसको एम्पुटेशन करना पड़ा होगा, ठीक है, नेक्रोसिस हो गया होगा, तो उसके कारण दोस्तों उस पेशेंट का क्या कर दिया गया, अबोव द नी एम्पुटेशन कर दिया गया, तो मतलब पैर को यहाँ से उड़ा दिया, नीचे के पैर को। तो व्हाट इज द नर्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी 2 days आफ्टर सर्जरी व्हेन द प्रिपेयरिंग दिस क्लाइंट टू ईट डिनर, कि जब ये क्लाइंट को आप डिनर खिलाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सर्जरी के 2 दिन के बाद, तो एक नर्स की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एक नर्स की, ठीक है। बट डायबिटिक क्लाइंट है तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, चेक करो क्लाइंट का सीरम ग्लूकोज लेवल, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अभी बाकी के भी बताऊंगा आपको दोस्तों, कोई भी पेशेंट है चाहे वो उसका एम्पुटेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, लेकिन आपको ये चेक करना जरूरी है, उसका ग्लूकोज का जो लेवल है दोस्तों वो चेक करना क्या होता है, जरूरी होता है। दूसरा, एम्पुटेशन का क्लाइंट है तो हो सकता है कि उसकी जो बॉडी की जो डिमांड है इंसुलिन की वो थोड़ी क्या हो गई हो, कम हो गई हो, क्योंकि कुछ पार्ट जो रिमूव हुआ है उसके कारण कुछ सेल्स तो क्या हुई है, शरीर से कम हुई है, जो कि जिन सेल्स को भी क्या चाहिए था दोस्तों, ग्लूकोज चाहिए था, तो हो सकता है कि इंसुलिन की जो डोज है वो भी क्या करनी पड़ जाए, थोड़ी कम करनी पड़ जाए। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उस पेशेंट का चेक करेंगे, क्लाइंट का सीरम ग्लूकोज जो लेवल उसको हम चेक करेंगे कि कहीं पेशेंट का एम्पुटेशन के बाद में जो इंसुलिन की डोज दे रहे हैं वो ज्यादा हो और पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में न चला जाए, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी चेकिंग द क्लाइंट सीरम ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट दे रखे हैं असिस्टिंग
असिस्टिंग द क्लाइंट आउट ऑफ बेड इनटू ए चेयर। तो कुछ दिन तक हम क्लाइंट को दोस्तों उसका जो उसके अंदर क्या होना, जो कॉन्ट्रैक्चर्स होने के क्या रहते हैं दोस्तों, चांसेस रहते हैं, खिंचाव आने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ दिन तक उसको क्या नहीं करते हैं, चेयर के ऊपर नहीं बैठाते हैं। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। सेम ही आएंगे सबके लिए। प्लेसिंग द क्लाइंट इन हाई पोलर पोजीशन में नहीं देते हैं क्लाइंट को हम उसके कुछ दिन बाद। और रेजिडुअल जो लिम्ब है ना दोस्तों, उसको डायरेक्टली हम क्या नहीं करते, एलिवेट नहीं करते। हाँ, कई बार जो लोअर जो एंड है बेड का, उसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हम एलिवेट कर देते हैं। सीधा रेजिडुअल जो लिम्ब है, मतलब जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो पैर बच गया, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल लिम्ब बोलेंगे। तो उसको एलिवेट नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा सा बेड जो है ना दोस्तों, उसका लोअर जो एंड है, उसको क्या कर सकते हो आप, एलिवेट कर सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो ये तीनों चीजें की नहीं जाती हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएंगे। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, चेकिंग द क्लाइंट सीरम ग्लूकोज लेवल। तो लिखो, अगर डायबिटिक क्लाइंट का एम्पुटेशन किया जाता है, अब वो बिलो ये रहने दो ना, क्लाइंट का एम्पुटेशन किया जाता है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने डाला, मैं सोचा कि आप लोग देखोगे तो आपको सर ये बताया क्यों नहीं। एक क्वेश्चन और था, जो इंसुलिन को कैसे मिलाया जाता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा, याद करवा दूंगा मैं आपको वो। मोस्ट प्रेफर्ड साइट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन। ठीक है, आपको एक इमेज दे रखी है, उसी इमेज में आपको पूछ रहे हैं कि भाई इस इमेज के अंदर जो मोस्ट प्रेफर्ड साइट है वो कौन सी है। ये अम्लाइकस दे रखा है और इसके चारों ओर इस प्रकार से बना रखा है। ठीक है, इसके अलावा बटक्स भी दे रखे हैं और आर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, पेशेंट की आर्म्स दे रखी हैं, तो आर्म्स, और एक क्या दे रखे हैं दोस्तों, जो बटक्स है वो दे रखे हैं। तो इन सब में ये पूछ रहा है कि भाई इंसुलिन देने की जो प्रेफर्ड जो साइट है ना, वो कौन सी होती है। तो चलो बात करते हैं हम एक बार, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते जाओ, रूट ऑफ इंसुलिन। तो दोस्तों जो शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन है, मतलब रेगुलर इंसुलिन, उसे हम आईवी और सबक्यूटेनियस दोनों तरीके से दे सकते हैं। बाकी के जितने भी इंसुलिन है, चाहे वो रैपिड एक्टिंग हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, और चाहे वो लॉन्ग एक्टिंग हो, इनको हम सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। वैसे रैपिड एक्टिंग को भी दिया जा सकता है आईवी, बट देते नहीं है, प्रेफर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रेफर्ड नहीं किया जा सकता, दे सकते हैं कोई कुछ केसेस के अंदर दे सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड नहीं किया जाता है। तो सिर्फ हम कौन सी कोई देते हैं, आईवी शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन है, या फिर जो रेगुलर जो इंसुलिन है, जो कि हमने पढ़ा भी है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पढ़ा था, वहां भी पढ़ा था, एचएचएनएस पढ़ा था, वहां भी पढ़ा था कि हम क्या देते हैं, उसको आईवी देते हैं। ठीक है, उसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वही आईवी इंसुलिन ही है। तो इसको आईवी भी दिया जा सकता है, सबक्यूटेनियस भी, बाकी सबको सबक्यूटेनियस दिया जाता है। ये रैपिड वाला मैंने इसलिए बता दिया कि कोई बच्चा ऐसे बहस न करे, मुझे ये न कहे कि सर आप रैपिड को नहीं बता रहे, ये भी तो आईवी दिया जा सकता है, बट इसको प्रेफर नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एकदम से जब फ्लूइड शिफ्ट होता है ना, तो सेरेब्रल एडिमा होने के चांसेस रहते हैं, तो रिस्क रहता है थोड़ा सा, इसलिए नहीं देते। कम डोज में देते होंगे, लेकिन वैसे यूजुअली दिया नहीं जाता है। ठीक है, चलो यही क्वेश्चन थोड़ी और सुनो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट कॉमन जो रूट है ना दोस्तों, दैट इज एब्डोमन। एब्डोमन जो होता है वो मोस्ट कॉमन रूट होता है, मतलब मोस्ट कॉमन साइट होती है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन रूट पूछे तो, अगर मान लो मोस्ट कॉमन रूट पूछे तो सबक्यूटेनियस आएगा, सब में सबक्यूटेनियस, ये एक ही तो आईवी है, तो मोस्ट कॉमन रूट, तो वो भी क्या आएगा, सबक्यूटेनियस आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन साइट, तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, एब्डोमन। एब्डोमन नहीं लिखा है तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आएगा, लिखा हुआ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। क्यों, क्योंकि एक तो जो एब्जॉर्प्शन है ना, वो वेल एब्जॉर्ब होता है, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है वहां पे, एक रैपिड एक्टिंग भी है, ये रैपिड एक्टिंग भी है। इसलिए मोस्ट प्रेफर्ड जो साइट है दोस्तों, मोस्ट कॉमन जो साइट है, मोस्ट प्रेफर्ड साइट है, तो वो कौन सी होती है दोस्तों, आपकी
एब्डोमेन होती है। इसके अलावा आर्म्स में भी लगा सकते हैं हम, थाइज में दे सकते हैं और बटक्स में भी दे सकते हैं। आर्म्स, थाइज एंड बटक्स में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो अम्बलाइकस है उससे कितनी दूरी के ऊपर दोगे आप। ठीक है, अम्बलाइकस से कम 2 इंच की दूरी, अम्बलाइकस से कम 2 इंच की दूरी होनी चाहिए, ध्यान रखना। 2 इंच ऊपर, 2 इंच नीचे, 2 इंच बाएं, 2 इंच दाएं। बेली बटन जो आपका अम्बलाइकस है उससे कम 2 इंच की क्या होनी चाहिए दोस्तों, दूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में प्रीवियस जो साइट है उसका जो रिपीटेशन है, प्रीवियस साइट है उसे कितनी दूरी होनी चाहिए, तो डिस्टेंस फ्रॉम द प्रीवियस साइट, डिस्टेंस फ्रॉम द प्रीवियस साइट, कि जो प्रीवियस जो साइट है उससे, ये मैंने कहां से लिया ये डाटा, तो लेविस की जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बुक है ना वहां से लिया है। पहले मैंने एक बार डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ाया था तो उसके अंदर थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, लेकिन मुझे ये ज्यादा बेटर लगा तो मैंने इसमें चेंज किया, अपने आप में चेंज किया। अगर आप में सुधार कर सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है ना, तो वहां पर आपको कुछ चेंज करने को मिल सकता है। अगर कुछ बच्चे ने पिछली वीडियो देखी हो वो सारा, उसमें आपने 2 सेंटीमीटर लिखा रखा है, यहाँ 2 इंच लिखाया है तो बहुत अंतर हो गया, ये तो 1 इंच के बराबर नहीं हो, तो वो उस डाटा से ज्यादा प्रेफर मैं इसको करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। डिस्टेंस फ्रॉम द प्रीवियस साइट, मतलब मान लो दोस्तों कि ये एब्डोमेन है, इसमें आपने यहाँ लगा दिया, अब आपको अगले दिन फिर लगाना है, तो अगले दिन आप कितनी दूरी पे लगाओगे, कम से कम इस साइड से कम कितनी दूरी पे उस साइड से लगाओगे, तो जहां आपने एक बार लगा दिया ना उससे कम आधा से 1 इंच दूर होना चाहिए, तो 1/2 to 1 इंच, कम से कम आधे से लेकर और 1 इंच की तो क्या होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और दूसरा, आपको कम से कम एक साइट पर बने रहना है। ठीक है, एक साइट पर कितने टाइम तक आप बने रहोगे दोस्तों, कम से कम तो 1 वीक के लिए, कम से कम 1 वीक तक तो बने रहोगे एक साइट पे। अब आपको सिर्फ एक साइड का मतलब उसी जगह नहीं, जैसे आप एब्डोमेन में दे रहे हो तो एक कम से कम 1 सप्ताह तक तो एब्डोमेन में दो, फिर आप आर्म्स पे आओ, फिर दूसरे आर्म्स पे आओ, फिर दूसरे थाई पे आओ, फिर तीसरे थाई पे आओ, फिर बटक्स पे आओ। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप आज यहाँ लगा रहे हो फिर अगले दिन यहाँ लगा रहे हो, अगले दिन एब्डोमेन भी लगा रहे हो, फिर बटक्स पे लगा रहे हो, तो ऐसे वो गलत है ना। तो कम से कम आप एक साइड का यूज कर रहे हो तो कम से कम उसे 1 वीक के लिए तो आप क्या करो दोस्तों, यूज करो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों कि जो इंसुलिन जो सीरीज होती है उसको कितने गोज होता है, तो गोज ऑफ इंसुलिन सिरिंज, इंसुलिन सिरिंज, तो इंसुलिन जो सीरीज है उसका कितना गोज की नीडल होती है उसकी, तो ध्यान रखना 28, 29, 30 और 31। ठीक है, इस गोज की नीडल हम यूज करते हैं, 28, 29, 30 और 31 गोज की नीडल हम क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो गोज ऑफ इंसुलिन सिरिंज। एक और लिख लो, लेंथ ऑफ इंसुलिन सिरिंज, लेंथ ऑफ इंसुलिन सिरिंज। तो इंसुलिन सिरिंज की जो लेंथ आती है वो 3 लेंथ के अंदर ही आती है। एक जो लेंथ आती है वो 6 mm में आती है, एक 8 mm के अंदर आती है और एक 12.7 mm के अंदर आती है उनकी लेंथ। ठीक है, इंसुलिन जो सिरिंज की लेंथ नहीं बता रहा मैं, इंसुलिन सिरिंज की नीडल की लेंथ है ना। आपको सर सिरिंज तो इतनी बड़ी होती है, नीडल की जो उसके अंदर जो नीडल आती है ना सिरिंज के अंदर, वो पतली सी जो नीडल आती है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो 3 में अवेलेबल होती है वो, 6 mm में, 8 mm में और 12.7 mm के अंदर वो क्या होती है दोस्तों, अवेलेबल होती है। ठीक है, 6 mm, 8 mm और 12.7 जो mm है दोस्तों उसके अंदर क्या होती है वो अवेलेबल होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो पूछ सकता है भाई कितने mm के अंदर अवेलेबल होती है ये। चलो नेक्स्ट देखो, तो ये क्वेश्चन हो गया, बस इसको मैंने बता दिया। मोस्ट प्रेफर्ड साइट क्या होती है दोस्तों, आपकी एब्डोमेन होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा डायबिटिक्स से बाहर निकल के आते हैं, एक नए टॉपिक की शुरुआत है, तो आप सब उसमें पधारो, आओ मेरे साथ मिलकर खत्म करते हैं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग एन अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन जो है दोस्तों उसका क्या हो रहा है, अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। विच क्लाइंट रेस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद एन अंडर प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन। इनमें से ऐसे कौन सा क्लाइंट है दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है क्लाइंट को जो ये दिखा रहा है कि उस क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों,
अंडर प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन हो रहा है, मतलब थायरोक्सिन का जो लेवल उसके अंदर क्या है दोस्तों, कम है। चलो बात करते हैं। थायराइड जो ग्लैंड है नेक वाले रीजन में पाई जाती है, ट्रैकिया के लगभग दोनों साइड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दो उसके लोब होते हैं, ठीक है। हम थायराइड ग्लैंड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो काम की चीजें वो पढ़ लेते हैं। दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, ठीक है, एक लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब और लेफ्ट लोब के बीच में जो जगह होती है उसे हम इस्थेमस कहते हैं, इस्थेमस कहते हैं, ठीक है। राइट लोब और ये लेफ्ट लोब। जो राइट लोब और जो लेफ्ट लोब जो होते हैं दोस्तों, इनके अंदर अगर इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स। तो इन लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो फॉलिकल्स जो होते हैं उनके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें हम फॉलिकुलर सेल्स के नाम से जानते हैं। फॉलिकल्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है दोस्तों, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, फॉलिक्यूलर सेल के नाम से जानते हैं। ये लोग फॉलिक्यूलर सेल, फॉलिकुलर जो फॉलिकल्स उनकी जो कैविटी जो होती है दोस्तों, उनके अंदर भी एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम थायरोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन को हम प्रीकर्सर ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन कहते हैं। कोई भी चीज जो आगे जाके कुछ बनाती हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीकर्सर के नाम से जानते हैं। जैसे विटामिन ए है, उसका प्रीकर्सर बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। वो बीटा कैरोटीन आगे जाके किसमें, रेटिनोल के अंदर चेंज होता है, तो वो प्रीकर्सर हो गया। तो एक्चुअली में थायरोग्लोबुलिन ही आगे जाके क्या बनाती है दोस्तों, T3 और T4 हार्मोन बनाती है। तो T3 क्या है, ट्राई आइडो थायरोनिन, और जो T4 है दोस्तों दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन, या टेट्राआइडोथायरोनिन, या टेट्राआइडोथायरोनिन, या टेट्राआइडोथायरोक्सिन भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। इसके अलावा जो ये फॉलिकल्स जो है दोस्तों, इसमें जो ये फॉलिकुलर जो सेल है या फॉलिकल्स जो है, इनके बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इन्हें हम पैरा फॉलिकुलर सेल के नाम से जानते हैं, या इन्हें हम सी सेल कहते हैं। इन्हें हम किस नाम जानते हैं, सी सेल के नाम से जानते हैं। और ये सी सेल ही दोस्तों क्या बनाती हैं, कैल्सिटोनिन बनाती हैं। तो आप हमेशा याद रखो कि थायराइड जो ग्लैंड है वो 3 हार्मोन क्या करती है, सीक्रेट करती है। दो जो हार्मोन है दोस्तों वो तो T3 और T4 है, और एक कैल्सिटोनिन का भी याद रखा करो आप कि कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो भी थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही क्या की जाती है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है। जो कि कौन सी सेल करती हैं, सी सेल करती हैं। कौन सी सेल करती हैं दोस्तों, सी सेल करती हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, लोब पाए जाते हैं, और लोब के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये फॉलिकल्स पाए जाते हैं। फॉलिकल्स के बीच में कुछ सेल्स क्या होती हैं दोस्तों, प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम सी सेल के नाम से जानते हैं। और ये सी सेल ही क्या बनाती है दोस्तों, कैल्सिटोनिन बनाती है, ठीक है। कैल्सिटोनिन आगे काम आएगा, तो वहां पर ये जरूरी होगा। थोड़ा सा मैं फॉर्मेशन पे भी जोड़ दूंगा, फॉर्मेशन, ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ T3 और T4 कैसे होता है। जरूरी चीजें हैं ये, तभी मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बताता आपको। T3 और T4 का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं दोस्तों, बात करते हैं। तो एक्चुअली में पहला क्वेश्चन ये आता है कि किस चीज का डेरिवेटिव होता है, थायराइड जो हार्मोन है कौन सी अमीनो एसिड की डेरिवेटिव होते हैं, या फिर कौन सी प्रकार का हार्मोन है ये। तो ये दोस्तों अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है कि अमीनो एसिड से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अमीनो जो एसिड है दोस्तों उसका नाम है टायरोसिन। तो ये जरूर ध्यान रखना कि कौन से अमीनो एसिड से थायराइड हार्मोन बनते हैं, तो टायरोसिन से बनते हैं। टायरोसिन के अंदर मिलता है दोस्तों आयोडीन। हम कहते हैं ना आयोडीन की बहुत जरूरत होती है भाई, T3 और T4 बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। वो यहाँ समझ में आ जाएगा, हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, तो यहाँ काम आएगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। तो टायरोसिन और आयोडीन ये दोनों मिलेंगे दोस्तों, और क्या बनाएंगे आपका, मोनो आइडो टायरोसिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मोनो आइडो टायरोसिन। भाई टायरोसिन ही है, और एक क्या जुड़ गया इसमें, आयोडीन जुड़ गया। तो एक का मतलब मोनो, आयोडो मतलब आयोडीन, और टायरोसिन मतलब टायरोसिन। बस सिंपल है ना, टायरोसिन आयोडीन, मोनो आयोडो टायरोसिन, ठीक है। अब इसके अंदर एक आयोडीन का मोलिक्यूल और जुड़ जाए, मान लो एक आयोडीन का मोलिक्यूल और जुड़ जाएगा मोनो आयोडो टायरोसिन में दोस्तों, तो क्या बना लेगा ये, तो ये बना लेगा डाई आयोडो टायरोसिन। क्या बना लेगा, डाई आयोडो। देखो डाई, अभी एक चीज समझाऊंगा आपको, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर कितना सिंपल है ये। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर कोई टायरोसिन दूसरा जुड़ा क्या, नहीं, टायरोसिन तो अभी भी एक ही है, ये वाला टायरोसिन ही है, लेकिन आयोडीन एक जुड़ गया, तो आयोडीन में चेंज कर दो ना, डाई आयोडो कर दो आप। आयोडीन 2 हो गए, टायरोसिन अभी भी एक ही है, तो वापस हमने टायरोसिन ही लिख दिया, तो ये क्या बन गया, डाई आयोडो टायरोसिन बन गया। अगर अब इसमें से कई सारे मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं, ऐसे कई सारे मोनो आयोडो टायरोसिन बनते रहेंगे, कई सारे डाई आयोडो टायरोसिन बनते रहेंगे, कई सारे टायरोसिन आयोडीन से मिलेंगे, तो कई सारे मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन बनते रहते हैं। तो इस डाई आयोडो टायरोसिन को अगर एक दूसरा मोनो आयोडो टायरोसिन मिल गया, या फिर इसी डाई आयोडो टायरोसिन को एक डाई आयोडो टायरोसिन और मिल गया,
तो अगर डाईआयोडोटायरोसिन को एक मोनोआयोडोटायरोसिन मिल गया तो डाई और मोनो दो है, तीन बनाएंगे अब, तो क्या बनेगा दोस्तों, ट्राईआयोडोटायरोसिन बनेगा। बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अब टायरोसिन एक नहीं है। क्यों, क्योंकि मोनोआयोडोटायरोसिन के अंदर देखो ना आप, मोनोआयोडो जो टायरोसिन है इसके अंदर एक टायरोसिन और है, मोनोआयोडोटायरोसिन के अंदर एक टायरोसिन और है दोस्तों, यहां पर एक टायरोसिन और है, तो अब दो टायरोसिन हो गए, इसलिए आप इसको ट्राईआयोडोटायरोसिन नहीं लिखोगे, ठीक है, इसको आप ट्राईआयोडोटायरोसिन नहीं लिखोगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे, T3 हार्मोन को क्या बोलते हैं हम, ट्राईआयोडोथायरोनिन बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ट्राईआयोडोथायरोनिन, थायरोनिन, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, T3 हार्मोन। ट्राईआयोडोथायरोनिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो क्या बन गए दोस्तों, दो टायरोसिन है इसमें, ठीक है। यहां पर आ जाओ, एक डाईआयोडोटायरोसिन है, इसमें एक डाईआयोडोटायरोसिन और जुड़ेगा, तो कितने आयोडीन हो गए, चार हो गए, तो टेट्राआयोडो। अब टायरोसिन यहां भी कितने हैं देखो आप, इसमें भी एक टायरोसिन था, और डाईआयोडोटायरोसिन के अंदर कितने टायरोसिन है, डाईआयोडोटायरोसिन में भी एक ही टायरोसिन है, क्योंकि मोनोआयोडोटायरोसिन और आयोडीन जुड़ के डाईआयोडोटायरोसिन बना रहे हैं ना, तो है तो एक ही टायरोसिन, यहाँ भी एक टायरोसिन है, यहाँ भी एक टायरोसिन, तो दो ही टायरोसिन है, तो यहाँ पर भी कितने हैं, दो ही टायरोसिन है, तो इसको भी क्या बोला, थायरोनिन, यहाँ भी टेट्राआयोडोथायरोनिन भी इसको बोलेंगे। लेकिन इसे दूसरा नाम देने के लिए दोस्तों इसे हम थायरोक्सिन भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, थायरोक्सिन, या कई बार इसे टेट्राआयोडोथायरोक्सिन भी बोल देते हैं, बोलने के लिए क्या बोल देते हैं हम, टेट्राआयोडोथायरोक्सिन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या बन गया दोस्तों, आपका T4 हार्मोन बन गया, और ये आपका कौन सा बन गया, T3 हार्मोन बन गया। बाकी के जितने भी मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन, ये सारी चीजें होती किसमें है, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों थायरोग्लोबुलिन के अंदर होती हैं। किसमें होती है, थायरोग्लोबुलिन के अंदर होती है, इसलिए थायरोग्लोबुलिन को हम प्रीकर्सर ऑफ द थायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ब्लड के अंदर ये मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन कभी भी रिलीज नहीं होते, तो ये क्या काम करते रहते हैं, ये टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं, ताकि और T3 और T4 बने और आयोडीन मिलता रहे, ठीक है, इसलिए ये कभी भी ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दो हार्मोन हो गए, एक T3 हो गया, एक T4 हो गया। एक्चुअली में T4 जो है ना दोस्तों, T4 जो हार्मोन है उसकी जो अमाउंट है वो भी ज्यादा होती है, लगभग 10 गुना ज्यादा अमाउंट होती है इसकी एफिनिटी भी ज्यादा होती है, एफिनिटी भी T4 की ज्यादा होती है। लेकिन T4 भी T3 के अंदर ही क्या होता है दोस्तों, कन्वर्ट होता है। T4 का ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है, ज्यादा लंबे समय तक ब्लड में बना रहता है। तो T4 लेकिन कन्वर्ट किसमें होता है दोस्तों, T3 में। इसे भी अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए फिर भी किसमें कन्वर्ट होना पड़ता है, T3 में कन्वर्ट होना पड़ता है। इसलिए T3 को हम ट्रूथायरॉइड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ट्रूथायरॉइड हार्मोन। अब इसके डिसऑर्डर की बात करते हैं कि अगर T3 और T4 का लेवल क्या तो दोस्तों इंक्रीज हो जाए या फिर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या फिर डिक्रीज हो जाए। तो अगर इसका लेवल अगर इंक्रीज होता है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म के नाम से जानते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ग्रेव्स डिजीज नहीं बोलते, भाई ग्रेव्स डिजीज जो है वो हाइपरथायरॉइडिज्म का मोस्ट कॉमन कोज होता है। तो कई बार बुक में लिखा हुआ आ जाता है, मैं भी मानता हूं भाई ग्रेव्स डिजीज हो तो उसमें भी यही रहा है ना, ठीक है, लेकिन उसमें भी हाइपरथायरॉइडिज्म ही हो रहा है, खुद ये डिजीज है लेकिन इसके अंदर हो क्या जाता है, हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाता है। तो हाइपरथायरॉइडिज्म का मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज होता है। तो कई बार डायरेक्टली पूछ देते हैं ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, तो होता तो इसमें भी हाइपरथायरॉइडिज्म ही है। क्या होता है दोस्तों, हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हाइपोथायरॉइडिज्म जो है कम होगा तो हाइपो होगा, तो हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म को दो प्रकार से पढ़ते हैं दोस्तों, एक हाइपोथायरॉइडिज्म का क्या होना, चाइल्ड में होना, और एक एडल्ट के अंदर होना, चिल्ड्रन के अंदर होना और एडल्ट के अंदर होना। अगर हाइपोथायरॉइडिज्म दोस्तों चाइल्ड के अंदर होगा तो इसे हम क्रेटिनिज्म के नाम से जानते हैं, इसे हम क्रेटिनिज्म के नाम से जानते हैं, इसे किस नाम जानते हैं, क्रेटिनिज्म। और अगर एडल्ट के अंदर होगा तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मिक्स एडिमा के नाम से जानते हैं। एडल्ट के अंदर होगा तो हम इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मिक्स एडिमा के नाम से जानते हैं। एक चीज और लिख लो, हाइपरथायरॉइडिज्म का अगर कॉम्प्लिकेशन होगा तो ये क्या कॉम्प्लिकेशन होगा दोस्तों, हाइपरथायरॉइडिज्म का थायराइड स्ट्रोम होगा, या थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं इसे हम। क्या होगा, थायराइड स्ट्रोम, या फिर इसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस के नाम से भी जानते हैं। और अगर मिक्स एडिमा का अगर कॉम्प्लिकेशन होगा दोस्तों तो मिक्स एडिमा का कॉम्प्लिकेशन होकर क्या बनेगा, मिक्स एडिमा कोमा बनेगा। क्या होगा, मिक्स एडिमा कोमा, कोमा बनेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये। चलो
थोड़ी देर और पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक डिजीज पूरा करवाऊंगा मैं आपका, है ना। अब मैं आपको 3 चीजें एक साथ पढ़ाऊंगा। आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो। मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों फंक्शंस, इसके अलावा डिफरेंस मान लो या सिम्टम्स मान लो, सीधा लिखो सिम्टम्स ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, सिम्टम्स ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स, तीनों चीजें बताऊंगा। अब बिना फंक्शन बताए तो दोस्तों मैं कभी भी आपको सिम्टम नहीं बताता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने आपको फंक्शन नहीं बताया तो सिम्टम समझ में नहीं आएगा और आप रट लोगे और उसको थोड़े दिन के बाद भूल जाओगे, तो वो तो मुझे करना नहीं है, तो वो मुझे आपको याद करवाना है। तो मैं आपको किस प्रकार से समझाऊंगा उसको पढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं फंक्शन, उसके ज्यादा होने से क्या होगा और कम होने से क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका एक फंक्शन है दोस्तों कैलेरोजेनिक फंक्शन। किसका? थायराइड हार्मोन का, T3 और T4 दोनों का कैलोरोजेनिक फंक्शन होता है। कैलोरोजेनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बॉडी की एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या करवाते हैं, ज्यादा करवाते हैं। या दूसरे वर्ड में हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के कंजप्शन को इंक्रीज करते हैं, या हम क्या कहें दोस्तों कि बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है दोस्तों उसको क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। तो थायराइड हार्मोन बेसिक मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करता है। पहला अगर मैं लिखूं तो समझ जाना हाइपो लिख रहा हूं, और दूसरा मैं लिखूं इसका मतलब मैं हाइपर लिख रहा हूं, और हाइपर लिख रहा हूं इसका मतलब समझ जाना कि मैं मिक्स एडिमा लिख रहा हूं। वहां तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, हाइपोथायराइडिज्म ही है। ओ सॉरी उल्टा लिख दिया ना, हाइपर, यहां पे लिख लो हाइपर और यहां पे लिख लो आप हाइपो, के अंदर क्या होगा, मिक्स एडिमा। कोमा नहीं लिख रहा हूं मैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं लिख रहा हूं। मैंने बताया था कि हाइपोथायराइडिज्म अगर बच्चों के अंदर होगा तो क्रेटिनिज्म होगा, और अगर एडल्ट के अंदर होगा तो क्या होगा, ये अगर एडल्ट के अंदर होगा तो ये मिक्स एडिमा होगा। ठीक है, ये बताया ना मैंने आपको। देखो इधर हाइपोथायराइडिज्म अगर बच्चों में होगा तो क्रेटिनिज्म होगा, और एडल्ट में होगा तो मिक्स एडिमा होगा। चलो आ जाओ आप, अब इस सिम्टम से आप समझ जाओ भाई, जब ये हार्मोन जो है ये बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट है दोस्तों, बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है उसको इंक्रीज कर रहा है। अगर वो हार्मोन खुद कम हो गया तो बीएमआर कम होगी या ज्यादा होगी, तो आपको सर बीएमआर इसके अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसके अंदर बीएमआर क्या हो जाएगी दोस्तों, ज्यादा हो जाएगी। बस फंक्शन भी हो गया, साथ में आपका ये भी हो। सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का, इससे बेस्ट कोई तरीका ही नहीं हो सकता कि आपको 2 डिजीज के सिम्टम याद हो रहे हैं, साथ में आपको जो फंक्शन है वो भी याद हो रहे हैं, और फंक्शन के बिना मैं पढ़ाऊंगा नहीं। दूसरा दोस्तों थर्मोजेनिक, ये चीजें कहीं से रटी हुई नहीं मिलती है, खुद बनानी पड़ती है हमें, खुद को मतलब बैठना पड़ता है आप लोगों के लिए कि भाई किस प्रकार से पढ़ाया जाए। आपको ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी बुक के अंदर कि इधर फंक्शन मिलेंगे, इधर हाइपो लिखा रहेगा, इधर हाइपर लिखा रहेगा। या आप खुद भी क्रिएटिविटी किया करो कि कैसी चीजों को याद करवाऊं। मैं ये सोचता रहता हूँ कि आपको मैं क्या तरीका लेके आऊं कि टाइम कम लगे। देखो तीनों चीजें अलग अलग बताता, कितना टाइम लगता, पहले फंक्शन बताता, फिर हाइपोथायराइडिज्म पढ़ाता, फिर हाइपोथायराइडिज्म पढ़ाता, तो बहुत टाइम लगता। अब तीनों जो चीजें वो क्या हो जाएंगी, साथ हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, चलो थर्मोजेनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। वैसे भी बीएमआर की अगर रेट ज्यादा होती है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज करते हैं, थर्मोजेनिक एक्शन होता है इनका। तो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर कम होगा, और इसके अंदर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, टेम्परेचर बॉडी का कम रहेगा तो उस आदमी को सर्दी लगेगी या गर्मी लगेगी, भाई सीधी सी बात है, कम टेम्परेचर है तो उस आदमी को सर्दी लगेगी ज्यादा, और जिसका ज्यादा टेम्परेचर है उसे गर्मी ज्यादा लगेगी। तो ये जो पेशेंट रहेंगे हाइपोथायराइडिज्म के, ये इनको कोल्ड इंटॉलरेंस रहेगा, सर्दी नहीं सही जाएगी। क्यों? पहले से ही इनकी बॉडी के अंदर ठंड है, पहले से इनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम है, और अगर आपने और ज्यादा सर्दी दे दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट ब्लैंकेट की डिमांड करेंगे। किसकी डिमांड करेंगे, ब्लैंकेट की डिमांड करेंगे, क्योंकि इनको सर्दी ज्यादा लगती है और इनसे सर्दी नहीं सही जाती है। हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट होते हैं दोस्तों, इनके अंदर हीट इंटॉलरेंस होता है, हीट इंटॉलरेंस। क्यों? बॉडी का टेम्परेचर थर्मोजेनिक एक्शन होने के कारण टेम्परेचर पहले से ज्यादा रहता है, अगर थोड़ी सी भी गर्मी हुई तो और ज्यादा गर्मी लगने लग जाएगी। तो इन पेशेंट के अंदर हीट इंटॉलरेंस होगा, पंखे की डिमांड करेंगे आपसे ये कि हमें क्या लाके दो दोस्तों, पंखा लाके दो। ठीक है, तो फैन की डिमांड करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, अब मैं 1 और 2 ही लिखूंगा, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। थर्ड है, थर्मोजेनिक हो गया। थर्ड लिखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या काम करते हैं दोस्तों, ये एक तो ये
नियोजेनेसिस करवाते हैं, थायराइड हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं, एक ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाते हैं, और एक ये इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, एक जीआई ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे हम इसमें। ग्लूकोनियोजेनेसिस को अगर कोई भी चीज इंक्रीज कर रही है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन, नियो का मतलब न्यू, ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन नए किसी सब्सटेंस से, और नए सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंस से, मतलब कि ग्लूकोज के अलावा कोई भी सब्सटेंस होगा तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट होगा। तो अगर मान लो प्रोटीन है, फैट है, उससे दोस्तों ग्लूकोज बन रहा है, तो एक्चुअली में तो ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज ही कर रहे हैं ना। दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, और ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन होता है वो भी किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। तो अब ग्लाइकोजन का अगर ब्रेकडाउन ग्लूकोज के अंदर होगा तो यहां भी ग्लूकोज का लेवल क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। तीसरा दोस्तों, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अगर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा दोस्तों, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो सीधे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। तो ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज मिल सकता है, यहां पे डिक्रीज मिल सकता है। दूसरी बात, जब ग्लूकोज का लेवल, उल्टा लिख दिया, हाइपो यहाँ है ना, मुझे लिखना पड़ेगा, मैं भूल जाऊंगा, आप लोग को भूलो न भूलो, मैं हाइपर उधर सोच लेता हूँ ना, हाइपो लिख रखा था इधर भी, हाँ ठीक है, हाइपो और हाइपर। तो यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, हाइपो के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम देखने को मिलेगा, और हाइपर के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ग्लूकोज का लेवल अगर कम देखने को मिलेगा तो बॉडी के अंदर क्या नहीं रहेगा दोस्तों, ग्लूकोज नहीं रहेगा। और ग्लूकोज किसके लिए चाहिए, आपको एनर्जी के लिए चाहिए। इसलिए ऐसे पेशेंट के अंदर टायर्डनेस देखने को मिलती है, थके थके से पेशेंट, मोस्ट कॉमन साइन होता है, मोस्ट कॉमन साइन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन साइन होता है ये। यहां पर टायर्डनेस देखने को इतनी नहीं मिलती है क्योंकि ग्लूकोज तो इनको मिल जाता है, ग्लूकोज तो इनको मिल जाता है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगी, टायर्डनेस देखने को मिलेगी, थका हुआ रहेगा। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में ग्लूकोज का लेवल कम मिलेगा, यहां पर ज्यादा मिलेगा, और ग्लूकोज के लेवल कम मिलने के कारण ही क्या होगा दोस्तों, इस पेशेंट को टायर्डनेस होगी। चलो नेक्स्ट लिखो, कार्बोहाइड्रेट के बाद लिखो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो दोस्तों ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाते हैं मसल से। प्रोटीन ब्रेक डाउन फ्रॉम मसल्स। अब प्रोटीन का मसल से क्या होगा दोस्तों, ब्रेक डाउन होगा तो हाइपो और इधर हाइपर, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगी। कहां पर, हाइपरथायरॉयडिज्म में। क्यों, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो किसमें ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा, तो यहां पर मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगी। वैसे तो चलो यहां पर टायर्डनेस तो नहीं रहेगी, लेकिन मसल्स कमजोर हो जाएगी, पतला हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा देखने को मिलता है, और यहां पर मस्कुलर वीकनेस देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, यहां पर मस्कुलर वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है लिपिड, लिपिड का मेटाबॉलिज्म। लिपिड के अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें दोस्तों, तो ये लाइपोलाइसिस करवाता है। क्या करवाता है, लाइपोलाइसिस। और लिपिड का अगर ब्रेकडाउन होगा तो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, पतला सा लगेगा। ठीक है, वेट कम होगा, तो यहां पर तो वेट ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं हो रहा तो वेट ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहां पर वेट क्या मिलेगा दोस्तों, कम देखने को मिलेगा। और भी कई सारे रीजन होते हैं कि भाई यहाँ पर बीएमआर भी साथ में रीजन होता है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा रीजन होता है दोस्तों, बीएमआर भी होता है। इसके अलावा मतलब कम बीएमआर का होना, कम थर्मोजेनिक एक्शन का होना, तो बॉडी एनर्जी को इतना यूज ही नहीं करती है। यहाँ पर बॉडी एनर्जी को यूज ज्यादा कर लेती है, इनके पास तो पहले से ग्लूकोज नहीं है, कहाँ एनर्जी यूज करेगी। तो यहाँ पर वेट क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ठीक है, 5 हो गए क्या, ठीक है, यहाँ हाइपो और यहाँ पे हाइपर। मैं नीचे तक मैं ही भूल जाऊँ, उल्टा लिख दूं, फिर पूरी क्लास खत्म हो जाए, जब मुझे याद आए फिर आप यूट्यूब पे कमेंट करो क्या पढ़ा दिया गुरुदेव, गलत पढ़ाते हो, ब्लॉक करो, सर को डिलीट करो। हाइपो एंड हाइपर, चलो आते हैं वापस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लिपिड के बाद में आप लिख लो, लिपिड के बाद आप लिखो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। यहां पर ये अच्छा काम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को ये कम करते हैं दोस्तों।
कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसलिए हाइपो के पेशेंट में तो कम करेंगे नहीं, क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि वैसे कम करते हैं, ये हार्मोन नहीं है कम करने वाला, तो लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क रहता है, रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस या इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस लिख लो, यहां पर कम रहता है रिस्क, ठीक है, डिक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो दोस्तों आरबीसी, तो ये आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, इसलिए यहां पर रिस्क ऑफ एनीमिया रहता है, रिस्क ऑफ एनीमिया, और यहां पर एनीमिया का रिस्क नहीं रहता, तो नो रिस्क ऑफ एनीमिया या डिक्रीज रिस्क लिख लो, क्योंकि और भी तो रीजन हो सकते हैं ना एनीमिया होने के, कोई जरूरी थोड़ी यही होगा। तो यहाँ पर एनीमिया का रिस्क होने का ज़्यादा कम रहता है, यहाँ पर एनीमिया होने के रिस्क क्या रहते हैं दोस्तों, ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया आरबीसी प्रोडक्शन। नेक्स्ट जीआई ट्रैक्ट देख लो, तो जीआई ट्रैक्ट के अंदर ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं और एक सीक्रेशंस को इंक्रीज करते हैं। किसी भी चीज़ का सीक्रेशन हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे जूसेज हो, तो उन सबके सीक्रेशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब भी पेरिस्टालसिस कम रहेगी ना दोस्तों, तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होगा, और यहाँ पर पेशेंट को किसका रिस्क रहेगा दोस्तों, डायरिया का रिस्क रहेगा, किसका रिस्क रहेगा यहाँ पे, डायरिया का रिस्क रहेगा पेशेंट को, डायरिया का, ठीक है। और लिखो और लिखो क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई, क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई, एक और लिख लो, यही मैं भूल जाऊंगा नहीं तो, नेसेसरी फॉर न्यूरोनल एक्टिविटी, न्यूरोनल एक्टिविटी। नेक्स्ट लिखो बीपी और पल्स, लिख लो। क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई को भी क्या करता है दोस्तों, थायराइड हार्मोन इंक्रीज करता है। अब आपकी स्किन को अगर ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो आपकी स्किन क्या बनेगी, शाइनी बनेगी, और अगर कम होगी तो आपकी स्किन ड्राई होगी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में ड्राई स्किन देखने को मिलती है, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो स्किन है दोस्तों वो कैसी देखने को मिलती है, शाइनी देखने को मिलती है, शाइनी स्किन एंड हेयर। और यहां पर स्किन ड्राई होगी और एलोपीसिया हो जाएगा क्लाइंट को, बाल टूटने लग जाएंगे उसको, ठीक है। नेसेसरी फॉर न्यूरोनल एक्टिविटी, ठीक है, नर्वस सिस्टम के लिए क्या होता है दोस्तों, ये जरूरी होता है, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है ये, न्यूरल एक्टिविटी के लिए। ये अगर ये कम हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर उस क्लाइंट को ट्रिमर्स आने के क्या रहते हैं दोस्तों, चांसेस रहते हैं, ट्रिमर्स आने के क्या रहते हैं, उसको चांसेस रहते हैं। तो न्यूरोनल एक्टिविटी के लिए भी क्या है दोस्तों, ये जरूरी होता है। नेक्स्ट लिखो, कितने हो गए हमारे, 8, 9, 10 और 11 और 12, बस बहुत है, इतने तो पढ़ लो तो आप। तो बीपी को ज्यादा करता है कम करता है, तो हाइपो वाले में क्या होगा भाई, ज्यादा करते तो कम हो जाएगा यहाँ पे, तो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन। और यहाँ पर पेशेंट की पल्स ज्यादा है तो ये इसके अंदर क्या होगी दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, और यहाँ पर टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया। अब एक और लिख लो अदर, एक और लिख लो अदर करके, 13वां फंक्शन, 13वां सिम्टम, हाइपोथायरॉयडिज्म में और हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट को दोस्तों मिक्स एडिमा देखने को मिलता है, क्योंकि पहले इसको डिजीज को मिक्स एडिमा ही तो बोलते हैं ना, तो मिक्स एडिमा तो कोई रीजन से बोलते होंगे ना, तो इसमें मिक्स एडिमा बोलते हैं। क्यों दोस्तों, एक्चुअली में थायराइड हार्मोन कम होने के कारण स्किन के अंदर तो हार्डनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है। मिक्स एडिमा का मतलब क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ, DENING, हार्डनिंग ऑफ स्किन। उसका रीजन क्या होता है दोस्तों,
स्किन के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन, हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। बस खत्म होने वाला है टॉपिक है ना, ज्यादा नहीं जाना हमें, बस खत्म हो जाएगा। तो उसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, मिक्स एडिमा हार्डनिंग ऑफ स्किन रहेगी, नॉन पिटिंग एडिमा रहेगा। पिटिंग नहीं रहेगा कि भाई दबा दिया तो वापस ही नहीं आ रहा, तो ये पिटिंग हो गया, वापस आ जाएगा नॉर्मल, तो नॉन पिटिंग एडिमा भी देखने को मिलता है। तो मिक्स एडिमा या हाइपोथायरॉइडिज्म देखने को मिलेगा, और हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर देखने को मिलेगा आपका एक्सोप्थेलमोज, ठीक है। अभी यहाँ पर इमेज नहीं है, आप गूगल पे सर्च करके देखना। जो पेशेंट जो रहेगा दोस्तों, उसकी जो आईबॉल जो रहेंगी ना, वो आंखों से ऐसे लगेगा बाहर की ओर निकली हुई आईबॉल है, ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाना चाहता हूँ, या फिर ऐसा ऐसा डायग्राम बनाता हूँ एक, इसमें ज्यादा देखिए। क्या बना रहा हूँ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। आंखें, ये आईबॉल मान लो, ये पेशेंट की क्या है, आईबॉल है। ये पेशेंट का नोज है, माना कि ये पेशेंट का नोज है। ये देखो ये बन गया, कार्टून सा बन गया। तो ये आंखें बाहर की तरफ निकल रही हैं इसकी, ये आंखें हैं, ये बाहर की तरफ निकली हुई है। तो ये एक्सोप्थेल्मोस देखने को मिलता है। अब एक्सोप्थेल्मोस का भी कोई तो रीजन होगा ना, तो ये भी पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो एक्सोप्थेल्मोस के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक तो ये जो एक्स्ट्रा ओक्यूलर जो मसल्स जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। तो वीकनेस इन, क्योंकि मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलता है ना, तो वीकनेस इन एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल, वो नहीं पढ़ते सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है, लेटरल ओब्लिक, एक सुपीरियर इंफीरियर ओब्लिक, ऐसे आप पढ़ते हो ना, तो वो सभी देखने को मिलता है, ठीक है। हम वो बनाते हैं ना जितना सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, ठीक है, और एक ये वाली। तो वीकनेस इन एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। तो एक्स्ट्रा ओक्यूलर जो मसल्स होती है उनके अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, वीकनेस हो जाता है। और एक आंखों के पीछे दोस्तों क्या हो जाती है, एडिमा हो जाती है, उसका बोलते हैं रिट्रो ऑर्बिटल एडिमा, रिट्रो ऑर्बिटल एडिमा। अब पीछे की साइड एडिमा होगी ना, तो वो क्या करेगी दोस्तों, जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो वो आई बॉल को आगे की तरफ क्या देगी, धक्का देगी, तो आई बॉल बाहर की तरफ आएंगी, और उनको रोकने वाले जो मसल्स हैं वो भी क्या हो गई है, कमजोर हो गई है, तो वो भी उनको नहीं पकड़ पाएंगी, तो आई बॉल बाहर की तरफ निकलेगा। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, एक्सोप्थेल्मोज या प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, कि आई बॉल बाहर की तरफ निकल रहा है, तो प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल होगा, आई बॉल बाहर की तरफ निकलेगा। तो दो रीजन होंगे उसके, रिट्रो ऑर्बिटल एडिमा होगा, और वीकनेस इन द, या वीकनेस ऑफ द लिखो ना, थोड़ा सा प्रोनाउन भी पढ़ लेते हैं, वीकनेस ऑफ द एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल, जो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स उनके अंदर कमजोरी होने के कारण और ये होने के कारण, ठीक है, खत्म हो गया बस। और कोई होगा तो फिर कभी बात कर लेंगे, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कुछ बचा होगा, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, अब तो कुछ बच ही नहीं रहा। थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, तो मिक्स एडिमा हो गया। एक्रोमेगेली होना, ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज होना एडल्ट के अंदर, एडल्ट में बता रहा हूं ध्यान रखना, ठीक है, एडल्ट के अंदर। अगर चाइल्ड में होगा तो इसे हम जिजेंटिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिजेंटिज्म, जिजेंटिज्म, ठीक है, चाइल्ड के अंदर जिजेंटिज्म बोलते हैं, और एडल्ट के अंदर क्या बोलते हैं, हम एक्रोमेगेली बोलते हैं। ग्रेवेज डिजीज, हाइपरथायरॉइडिज्म, मैंने बताया था आपको भी, हाइपरथायरॉइडिज्म। क्यूसिंग डिजीज पढ़ लिया, इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड। कुछ चीजें है ना अलग अलग तरीके से पढ़ी जाती हैं। जैसे मैंने आपको जब क्यूचिंग सिंड्रोम पढ़ाया था, उसमें मैं इमेज लेके आया था, यहाँ पर इमेज मैंने सोचा था कि इमेज लेके आऊँ, उसे पढ़ाऊँ, लेकिन मैंने देखा कि इमेज से कोई फायदा नहीं होने वाला था ना, इमेज से आपको सिम्टम समझ में नहीं आते कि क्या दे रखे हैं ये, वहां पर हर एक सिम्टम अच्छे से दे रखा है इमेज से, तो समझ में आ गया आपको। चलो इसको लिख लो, इसके अंदर लिख लो, देखो, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म इन एडल्ट इज नोन एज मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा, बस इतना ही लिख लो, बहुत है। अब ये थोड़ी लिखाऊंगा अंडर प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, इतना तो यार आप भी करो थोड़ा तो मेहनत,
इतना तो जरूरी नहीं है ना। चलो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, एक बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं तो जल्दी जल्दी आप बताओगे आप मुझे ना, भोजराज जी की तरह। ऐसे करते हैं, प्रोपिल थियोयूरेसिल। सर के अंदर एनर्जी खतरनाक है ना। मैं थोड़ा सा टायर्ड सा हाइपोथायरॉइडिज्म का पेशेंट हूँ नहीं, मैं मतलब बता रहा हूँ उसकी तरह रहता हूँ। सर के अंदर तो एनर्जी का लेवल हाई रहता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतना एनर्जी रहती है, पूरी क्लास के अंदर इतनी एनर्जी के साथ बोलना है ना, कोई छोटी बात नहीं होती। चलो बात करते हैं, मैं तो बोलने लग जाऊँ गले में दर्द हो जाता है, पानी पी लेता हूँ 5 बार। तो प्रोपिल थियोयूरेसिल इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट डायग्नोज्ड विद हाइपरथायरॉइडिज्म। ठीक है, एक पेशेंट है दोस्तों हाइपरथायरॉइडिज्म का, और उस पेशेंट को प्रोपिल थियोयूरेसिल ड्रग दी गई है। The client asked the nurse, why do I have to take this medication if I am going to get the atomic cocktail? मतलब उसको रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है साथ में, है ना। तो उसको बोल रहे हैं एटॉमिक कॉकटेल दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि जब मुझे एटॉमिक कॉकटेल दे रहे हो आप है, तो मुझे प्रोपिल थियोयूरेसिल क्यों दे रहे हो? तो नर्स उसको बता रही है कि ये मेडिकेशन इसलिए प्रेस्क्राइब की गई है क्योंकि ये डिक्रीज करती है। किस चीज को डिक्रीज करती है ये? तो जल्दी से सुनो, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, दोबारा से थोड़ा सा कम समझाऊंगा। अगर कोई भी पेशेंट दोस्तों हाइपरथायरॉइडिज्म का है, हाइपरथायरॉइडिज्म का है, तो उसके ट्रीटमेंट देने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रख लो, TVABC। तो T फॉर थियोएमाइड्स, थियोएमाइड्स, या फिर इन्हें हम एंटी थायराइड मेडिकेशंस भी बोलते हैं, एंटी थायराइड मेडिकेशंस, एंटी थायराइड ड्रग्स। ये इनका जो एग्जांपल दो आते हैं, एक आता है प्रोपिल थियोयूरेसिल, प्रोपिल थियोयूरेसिल, यूरेसिल, एंड एक आता है मेथिमाजोल, एक आता है आपका मेथिमाजोल। मैंने आपको बताया था मेथिमाजोल एग्रेनुलोसाइटोसिस करवाता है, जिसके कारण पेशेंट को क्या आ सकता है दोस्तों, फीवर आ सकता है। और एक देते हैं प्रोपिल थियोयूरेसिल, क्या काम करता है ये? थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम करता है, बने हुए को कम नहीं करता, जो प्रोडक्शन है ना उसे क्या करता है दोस्तों, ये कम करता है। तो प्रोडक्शन को डिक्रीज करने का काम करता है। दूसरा है दोस्तों वी फॉर ऐसी ड्रग जो वैस्कुलरिटी को कम करते हैं। मतलब कि अगर कोई पेशेंट है, उसकी अगर आप सर्जरी कर रहे हो, हम जानते हैं कि हाईली वैस्कुलर ऑर्गन है थायराइड ग्लैंड, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप मान लो सर्जरी करो तो ब्लीडिंग के चांसेस क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। तो सर्जरी के दौरान आप क्या चाहोगे, उसकी वैस्कुलरिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। इसलिए हम उस पेशेंट को क्या देते हैं दोस्तों, वैस्कुलरिटी कम करने के लिए आयोडाइड्स देते हैं। तो वी फॉर वैस्कुलरिटी को कम करने वाली ड्रग्स वो कौन सी होती हैं? आयोडाइड्स होती हैं, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड। बस इतना याद रख लो। इसके बाद ए फॉर दोस्तों क्या देते हैं? एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स देते हैं। कभी भी सैलिसाइक्लिक कंटेनिंग एंटीपायरेटिक्स नहीं देते, ये लेवल को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो हम एसिटामिनोफेन देते हैं, एसिटामिनोफेन। पैरासीटामोल दे दो, क्या दे दो? पैरासीटामोल। फिर बी फॉर बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बी फॉर क्या होगा, यही लिख देता हूं मैं, बी फॉर बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। एग्जांपल के लिए प्रोप्रानोलोल, ठीक है। और सी फॉर कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए देते हैं दोस्तों क्योंकि रिट्रोऑर्बिटल जब एडिमा होती है तो उस दौरान इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को क्या हो रहा था? एक्सोप्थेल्मोस हो रहा था, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए हम देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड, मेनली प्रिडनिसोलोन देते हैं हम, प्रिडनिसोलोन, ठीक है, प्रिडनिसोलोन। तो ये 5 ड्रग आपको याद रखनी है, बस खत्म काम। चलो आ जाओ। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों? वैस्कुलरिटी को कम करता है प्रोपिल थियोयूरेसिल। करता है क्या कम? नहीं भाई, कौन करता है? आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड करते हैं, ये नहीं करता। प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन को क्या करता है? कम करता है, बिल्कुल सही बात है। नीड फॉर थायराइड आयोडीन सप्लीमेंट की जरूरत को इंक्रीज करता है, गलत है। थायराइड आयोडीन की सप्लीमेंट को नीड को कोई इंक्रीज नहीं करता। और अमाउंट ऑफ ऑलरेडी जो फॉर्म्ड थायराइड जो हार्मोन है ना दोस्तों, उसको क्या करता है? ये कम करता है, डिक्रीज करता है। ये वैस्कुलरिटी को नहीं करता। डिक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन को, हाँ जी करता है। डिक्रीज करता है कि भाई हमें थायराइड आयोडीन सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़े, नहीं, गलत बात है। और अमाउंट ऑफ ऑलरेडी फॉर्म्ड थायराइड हार्मोन को कम नहीं करता, ये बनने नहीं देता। प्रोडक्शन पहले ही बताया था मैंने आपको, यहाँ पे मैंने लिखा दिया आपको कि प्रोडक्शन को कम करता है, नहीं कि बने हुए को कम, बने हुए को कम नहीं करता। तो लिख लो प्रोपिल थियोयूरेसिल, इसको पीटीयू भी बोलते हैं ना, आप लिख लेना पूरी फॉर्म। एक थियोएमाइड ड्रग है, थियोएमाइड ड्रग है जो कि हाइपरथायरॉइडिज्म में काम में आती है। हाइपरथायरॉइडिज्म में यूज ली जाती है तथा यह थायराइड हार्मोन के
थायराइड हॉर्मोन्स के, हार्मोन नहीं, थायराइड हॉर्मोन्स मतलब T3 एंड T4 के प्रोडक्शन को कम करती है, प्रोडक्शन को कम करती है। इस कैटेगरी की एक दूसरी ड्रग मेथिमाजोल है, इस कैटेगरी की एक दूसरी ड्रग मेथिमाजोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर रेडियो एक्टिव आयोडीन। एक क्लाइंट दोस्तों, उसके हम केयर कर रहे हैं और उस क्लाइंट को क्या दिया गया है, रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया गया है। इज एडमिनिस्टर्ड फॉर ग्रेव डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को भाई ओवर ग्रोथ हुई है, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ है दोस्तों, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, तो उसको आपको कम करना है, तो हम रेडियोथेरेपी की तरह हम सेल को क्या करेंगे, कम करेंगे। वॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट कंडीशन आफ्टर दिस थेरेपी शुड द नर्स कंसीडर व्हेन प्रोवाइडिंग केयर। कि भाई आप किसी भी पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी जब देते हो ना, तो आपको क्या क्या चीजें उसके अंदर मतलब केयर प्रोवाइड करते समय आपको क्या पता होना चाहिए। चलो मैं पूरा ही आपको हाइपरथायरॉयडिज्म का पूरा ही वो बताता हूं मैं ना। तो लिख लो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें पहला लिखो, कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आगे के जो 2 क्वेश्चन है ना वो मैं 5-5 मिनट में ही करवा दूंगा। पहला लिखो नर्सिंग मैनेजमेंट आफ्टर थायरोइडेक्टोमी। भाई थायरोइडेक्टोमी के बाद में क्या नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, है ना, कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। थायरोइडेक्टोमी 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है कंप्लीट और एक होता है पार्शियल। पार्शियल के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ पार्ट को, ठीक है, कुछ पार्ट्स को रिमूव करते हैं, पूरी थायराइड ग्लैंड को नहीं करते हैं। और कंप्लीट थायरोइडेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं, हम पूरी थायराइड ग्लैंड को क्या कर देते हैं दोस्तों, रिमूव कर देते हैं, और फिर हमें पूरी लाइफ क्या लेने पड़ते हैं, हार्मोन लेने पड़ते हैं। तो थायरोइडेक्टोमी के बाद में पेशेंट के अंदर आप क्या क्या चीजें करोगे उसका नर्सिंग मैनेजमेंट बात करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन आपके सोल्व करवाएंगे, मैं अब अच्छे से बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा, अच्छे से ध्यान रखना। पहला दोस्तों, जैसे ही आपके पास पेशेंट आएगा, किसके बाद, थायरोइडेक्टोमी के बाद में, तो उस पेशेंट के अंदर आप क्या असेस करोगे, असेस फॉर द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। दोस्तों थायरोइडेक्टोमी के कारण जो सर्जिकल जो साइट है वो लेरिंक्स के पास है, तो सर्जिकल साइट लेरिंक्स के पास होने के कारण जो ग्लोटिस है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं, उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। और ये एयरवे का भी तो काम करते हैं ना, लेरिंग्स स्पीच के साथ एयरवे का भी काम करते हैं, और उसी जगह पे क्या हुई है दोस्तों, थायरोइडेक्टोमी हुई है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, एयरवे क्या हो जाता है दोस्तों, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और वहां से एयर पास नहीं कर पाती। जब एयर पास नहीं कर पाएगी दोस्तों, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों, क्योंकि सर्जिकल साइट के ऊपर क्या आ गया दोस्तों, एडिमा एंड स्वेलिंग हो गई। क्या हो गई दोस्तों, एडिमा एंड स्वेलिंग। तो सर्जिकल साइट पे एडिमा और स्वेलिंग होने के क्या रहते हैं दोस्तों, चांसेस रहते हैं। स्वेलिंग और एडिमा होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी आपके पास पेशेंट आए और आपको पूछे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, तो पहली प्रायोरिटी आप उसका रेस्पिरेटरी स्टेटमेंट क्या करोगे या स्टेटस क्या करोगे, असेस करोगे कि भाई उस पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस क्या है। क्यों, क्योंकि उस पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस पेशेंट की सर्जिकल साइट पे अगर एडिमा और स्वेलिंग आ गई, ठीक है, उसके कारण क्या होगा दोस्तों, ग्लोटिस कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो एयर भी क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे भी इसका नर्सिंग मैनेजमेंट ध्यान रखना। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, आप उसके ऑक्सीजन मास्क लगाओगे क्या, बताओ आप मुझे। भाई ऑक्सीजन मास्क लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन तो आगे तो जाएगी नहीं ना, ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में वो भी ले लेगा, वो इतनी तो पावर है उसके पास। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रैकियोस्टोमी करेंगे। तो इसलिए जब भी पेशेंट आपके पास, थायरोइडेक्टोमी का पेशेंट आपके पास आए वापस, ठीक है, ओटी से आपके पास आए, तो हमेशा प्लेस द ट्रैकियोस्टोमी सेट एंड सक्शन ऑक्सीजन एट बेड साइड। अब आप फिर कहोगे सर अभी तो कह रहे थे ऑक्सीजन नहीं रखनी, और अब आप ऑक्सीजन बता रहे हो, आप भी क्या उल्टी बातें करते हो, खुद की बात को खुद ही काट रहे हो। दोस्तों पहले है ना, ट्रैकियोस्टोमी के बाद में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। किसके बाद में जरूरत पड़ेगी, ट्रैकियोस्टोमी के बाद में। ऐसे नहीं कि पहले अगर ऑक्सीजन दोगे कोई फायदा नहीं होगा।
जब आपने ट्रैकेस्टोमी कर दिया, आपको उसके बाद सक्शन भी करना पड़ेगा और साथ में ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। तो उस पेशेंट जब आपके पास आए तो हमेशा उसके बेड साइड आप ये चीजें रखोगे, क्योंकि इमीडिएट आपको क्या पड़ सकती है, इमीडिएटली आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये पहला हो गया। 2-3 क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे आपके कि पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, और दूसरा दोस्तों कि उसके बेड साइड क्या रखोगे। क्वेश्चन आएगा आगे तो बहुत कम बताऊंगा मैं, ध्यान रखना वहां पे। दूसरा दोस्तों, एनकरेज द क्लाइंट, या फिर ऐसे लिखो असेस फॉर, क्योंकि इससे आपको रीजन समझ में आ जाएगा। असेस फॉर लैरेंजियल नर्व डैमेज इंजरी, लैरेंजियल नर्व इंजरी। दोस्तों वहां से लैरेंजियल नर्व भी गुजरती है, और अगर लैरेंजियल नर्व वहां से गुजरेगी तो उसकी इंजरी होने के क्या होते हैं दोस्तों, चांसेस रहते हैं। उसकी इंजरी होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो हम पेशेंट के अंदर चेक करेंगे कि कहीं उसके अंदर स्ट्राइडोर तो आवाज नहीं आ रही है, या उसके अंदर हॉर्सीनेस ऑफ वॉइस आ रही हो, हॉर्सीनेस ऑफ वॉइस आ रही हो, ठीक है, या उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसको क्या हो रहा है दोस्तों, डिस्फोनिया हो रहा हो। तो ये सारे साइन हम उसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, मैं स्ट्राइडोर बोल रहा हूँ, सोरनेस नहीं बोल रहा। ठीक है, सर्जरी के बाद सोरनेस होना एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ हमें एनाल्जेसिक देंगे और ठीक हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं आप सोरनेस को और स्ट्राइडोर को क्या कर दो दोस्तों, तो ये स्ट्राइडोर की आवाज सुनाई देगी, हॉर्सनेस की आवाज सुनाई देगी, हॉर्सीनेस। ठीक है, स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, ये तुम्हारा काम है। और डिस्फोनिया, तो डिफिकल्टी इन स्पीकिंग भी उसको हो सकती है। क्यों, क्योंकि लैरेंजियल नर्व क्या हो जाएगी दोस्तों, डैमेज हो जाएगी उसके कारण। सोरनेस अगर होता है तो वो एक्सपेक्टेड है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप स्ट्राइडोर और सोरनेस को कंफ्यूज करोगे, आगे क्वेश्चन आएगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। चलो आ जाओ। तो अब क्या करोगे दोस्तों, क्लाइंट को आप कहोगे कि भाई, आप उसको हर घंटे कहोगे, हावरली आप उसको क्या कहोगे कि भाई बोल, आप बोलो मैं सुनूंगा। क्या कहोगे, आप बोलो मैं सुनूंगा, ताकि आप वो बोले तब आपको पता लगे कि उसको बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसकी आवाज के अंदर हॉर्सीनेस तो नहीं है, उसकी आवाज के अंदर स्ट्राइडोर तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें इसलिए हम उस पेशेंट के अंदर हावरली बेसिक के ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, उसको बुलवाएंगे। अभी आएगा ये क्वेश्चन तो आपके सामने। थर्ड, असेसमेंट ऑफ द हाइपोग्लाइसेमिया, सॉरी, यहां पर हाइपोग्लाइसेमिया क्या कर रहा है, क्या लिखवा रहा हूं मैं, एक सेकंड रुकना दोस्तों। हाँ, हाइपोकैल्सीमिया, मेरा माइंड कहीं सोचने लग गया, मैं भूल गया कि कुछ क्या पता। हाइपोकैल्सीमिया के लिए भी हम क्या करेंगे दोस्तों, असेसमेंट करेंगे। हाइपोकैल्सीमिया के लिए क्यों असेस करेंगे भाई, क्योंकि ये है आपकी थायराइड ग्लैंड, इसका ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो ये पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है। यहां पर क्या पाई जाती है दोस्तों, पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है, दो पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो एक्चुअली में कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम सर्जरी करते हैं ना, तो बेचारा सर्जरी करते करते पैराथायरॉइड ग्लैंड भी एक्सीडेंटली क्या हो जाती है, हट जाती है। और पैराथायरॉइड जो हार्मोन है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम। अगर ये हट गया तो पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया में जाएगा। तो ये किसके कारण होगा, ड्यू टू एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। आज की क्लास लंबी जरूर है, लेकिन मैं आपको बहुत चीजें बता रहा हूं दोस्तों जो आपके काम आएंगी, ध्यान रखना ना। लंबी चीज होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे आप कभी कभी ऐसे सोचो ना कि लंबी क्लास है, तो आप ये सोचो सर आज लंबी क्लास है क्या देखेंगे, तो ये सोचा करो कि यही क्लास अगर आपको पैसे में मिलती और टीएनसी की ऐप पे होती तो आपको अच्छा लगता, सर ने ज्यादा पढ़ा रखा है और अच्छे से पढ़ा रखा है। और यही क्लास जब आपको फ्री मिल जाती है ना कोई चीज़, तो वैल्यू नहीं रहती है। उनको ऐसा लगता है कि यार फ्री में है, आगे काट देते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं। लेकिन कभी भी कोई चीज़ अगर आपको इसके थोड़े भी पैसे लेते हैं ना, अगर हम 200 रुपये भी लेते हैं पूरी इसके बुक के, तो आप बहुत ईजी खुशी देते हैं आप वो। और फिर आप पढ़ते टाइम सोचते हो डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे हैं, स्लो ऐसे पढ़ा दिया, ऊपर से पढ़ा रहे हैं, डिटेल में नहीं पढ़ा रहे। वहाँ पर अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ाता ना, आपको बहुत मजा आता कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ना, तो बच्चों को ऐसा लगता है लंबी क्लास है यार, 2.5 घंटे की क्लास है, 10 क्वेश्चन कराए, कौन देखता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उस माइंड सेट को चेंज करना चाहता हूँ मैं आप लोगों का। और मैं खुद भी अपना माइंड सेट चेंज करता हूँ। मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ तो भी मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँ कि यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ आप लोगों की कि हाँ कोई अंतर नहीं है वहाँ और यहाँ में, है ना। तो ड्यू टू एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होगा दोस्तों, पैराथायरॉइड हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम लेवल या इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम लेवल। तो पैराथायरॉइड हार्मोन वो पैराथायरॉइड ग्लैंड ही हट जाएगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन बिल्कुल पैराथायरॉइड हार्मोन की जस्ट ऑपोजिट काम करता है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज कर रही है तो
कैल्सिटोनिन क्या करता है दोस्तों, डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो हाइपोकैल्सीमिया के जो साइन है ना वो देखोगे। अब हाइपोकैल्सीमिया के क्या क्या साइन आते हैं शायद बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, फिर भी एक बार लिख लो। जैसे वोस्टेक साइन आता है, ठीक है, ट्राउजेव साइन आता है, नमनेस एंड टिंगलिंग, कार्पोपेडल स्पाज्म, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी हो सकती है ना, चेंजेस इन ईसीजी। जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, यहाँ लंबा हो जाएगा, ईसीजी के बारे में मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से चेंजेस होते हैं एसटी क्यूटी में। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। वो टैग के अंदर आपने पढ़ते हो कि स्पाज्म आ जाता है यहाँ पर, जब हम फेशियल नर्व पे टैप करते हैं तो फेशियल स्पाज्म देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। और ट्राउजेव के अंदर जब यहाँ पर बीपी कप को इन्फ्लेट करते हैं तो फिर कार्पल जो स्पाज्म दोस्तों वो देखने को मिलता है, ठीक है। नमनेस और टिंगलिंग देखने को मिलती है, कुछ फील नहीं होना या सुई सी चुभना। कार्पोपेडल जो भी कार्पल में बताया, तो ऐसे हाथ और पैरों के अंदर क्या आता है, स्पाज्म आ जाता है, और इसी के अंदर भी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो ये सब देखने को मिलता है। तो असेसमेंट ऑफ करोगे आप, ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा, ये तो सारा थायरोइडेक्टोमी की बात कर रहे थे। सेकंड लिखो दोस्तों, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट आफ्टर या ड्यूरिंग, आफ्टर ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव थेरेपी, रेडियो एक्टिव थेरेपी। तो इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना। इसके अंदर हम जैसे आयोडीन 125 या फिर आयोडीन 131 यूज करते हैं हम, ठीक है, 125 या 131 आयोडीन यूज करते हैं। तो ये जो आयोडीन जब हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये माइल्ड रेडियो एक्टिव होती है, ये ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होती है, लेकिन रेडियो एक्टिव होती है। ऐसे भी नहीं कहोगे कि रेडियो एक्टिव नहीं होती है, लेकिन होती है। कैसी होती है, माइल्ड रेडियो एक्टिव होती है। इसलिए हमें रूटीन प्रिकॉशंस यूज करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लेते जरूर है। कौन से रूटीन प्रिकॉशंस लेते हैं हम इसमें, इसके अंदर हम यूज कर क्या क्या रूटीन प्रिकॉशंस लेंगे कि भाई क्लाइंट को कहेंगे आप फ्लूइड की जो अमाउंट है क्लाइंट के अंदर वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्लाइंट को कहते हैं कि भाई आप टॉयलेट को कम से कम 2 बार क्या करो, फ्लश करो। और चाइल्ड जो है दोस्तों उनको क्या करते हैं, दूर रखते हैं, चाइल्ड को नहीं आने देते। जो भी वो चीजें यूज कर रहा है, यूटेंसिल्स, वो कहते हैं कि आपको क्या नहीं करना, शेयर नहीं करना यूटेंसिल्स को, दूसरों के साथ बांटना नहीं, कि आप जो बर्तन यूज कर रहे हो वो दूसरा भी कोई यूज कर रहा हो। तो इन सब चीजों का क्या करते हैं दोस्तों, हम ध्यान रखते हैं। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। एक नर्सिंग मैनेजमेंट में ये भी ध्यान रखते हैं, थायरोइडेक्टोमी के बाद है ना, पोजीशन सेमीपोलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ये भी ध्यान रखते हैं, है ना। उसमें यहीं पे लिख लेना चाहो तो चौथे नंबर पे कि सेमीपोलर पोजीशन देते हैं, सेमीपोलर। ये चौथा, ये ध्यान रखना, ए बी सी मेरा चेंज हो सकता है कभी भी। ये ए था तो ये बी सी डी आएगा ना आगे, आप कंफ्यूज मत हो जाना मेरे कारण। देखो ये बी है, ये सी है और ये डी है, फिर दूसरा आ जाएगा। पोजीशन कौन सी देंगे हम, सेमीपोलर पोजीशन देते हैं। चलो एक लास्ट और लिख लो, थर्ड लिख लो, आई केयर। क्योंकि उस पेशेंट को दोस्तों हम जानते हैं कि एक्सोप्थेल्मोज है, तो आई केयर की भी क्या पड़ती है, उसको जरूरत पड़ती है। तो उसको कई बार कूल पैचेज दिए जाते हैं, पैचेज यूज करता है वो, कूल कंप्रेशन दिया जा सकता है, कूल कंप्रेशन दिया जा सकता है। टिंटेड, मतलब जो धूप वाले जैसे होते हैं ना, वैसे आई ग्लासेज यूज करता है वो, टिंटेड आई ग्लासेज। बस छोड़ो, बहुत है। आई ड्रॉप्स यूज करेगा, ये कोई लिखने की जरूरत है नहीं। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, काफी लंबा टाइम हो गया इस क्वेश्चन में हमें। तो रेडियो एक्टिव है, आयोडीन थेरेपी दे रहे हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म की दे रहे हैं, सब चीजें पढ़ा रखी है। पहले दे रखा है नॉट रेडियो एक्टिव, ऐसा है नॉट रेडियो एक्टिव है। मैंने क्या कहा था, माइल्ड रेडियो एक्टिव है, तो गलत हो गया। कैन बी हैंडल्ड बाय एनी अदर इंडिविजुअल, नहीं ऐसे नहीं होता, किसी के द्वारा भी हैंडल नहीं किया जा सकता। दूसरा देखा हाईली रेडियो एक्टिव, नहीं हाईली नहीं है, माइल्ड है। शुड बी आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल, ये भी गलत है। माइल्डली रेडियो एक्टिव, ये बिल्कुल सही है, बट शुड बी ट्रीटेड विद रूटीन सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये भी बिल्कुल सही है। रूटीन जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो हम यूज करेंगे, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइल्ड रेडियो एक्टिव होता है। और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड। चौथा है तो नॉट रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव ही नहीं है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। बट मे स्टिल ट्रांसमिट सम डेंजरस रेडिएशंस एंड मस्ट बी ट्रीटेड विद प्रिकॉशंस, तो गलत है। इसमें अगर हम ये लाइन जोड़ते हैं ना तो सही था कि माइल्ड रेडियो एक्टिव है, लेकिन फिर भी ये सम डेंजरस रेडिएशंस क्या कर सकता है दोस्तों, कर सकता है। इसलिए हमें रूटीन प्रिकॉशंस लेने की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी थर्ड।
माइल्ड रेडियो एक्टिव। आजकल मैं ये लगाने लग गया क्योंकि एक कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट आ जाते हैं ना, तो जरूरी होता है। चलो लिख लो इसको, पिछले वाले में तो लिखवा दिया था ना, हाँ लिखवा दिया था इसमें, तो इसमें लिख लो, देखो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को, हाइपर थायरॉयडिज्म के पेशेंट को दी जाने वाली रेडियोथेरेपी माइल्ड रेडियो एक्टिव होती है, माइल्ड रेडियो एक्टिव होती है, माइल्ड रेडियो एक्टिव होती है, तथा इसके लिए रूटीन सेफ्टी प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस, रूटीन सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, अब आपको जोर नहीं आएगा क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है लगभग आपको ना। एक क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू हैव ए थायरॉयडेक्टोमी, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको थायरॉयडेक्टोमी के लिए क्या किया गया है, शेड्यूल किया गया है। विच मेडिकेशन डज द नर्स एंटिसिपेट, ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो नर्स अनुमान लगाएगी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रेस्क्राइब, कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा टू डिक्रीज द साइज एंड वैस्कुलरिटी ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड बिफोर सर्जरी। बताओ, वैस्कुलरिटी को कम करने के लिए और साथ में साइज भी आप याद रख सकते हो कि साइज को कम करने के लिए कौन सी मेडिकेशन लोगे आप। तो वैसोप्रेसिन का तो कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है, तो भाई तू तो दूर हट जा। ठीक है, बचे हमारे पास में 3, प्रोपिलथियोयूरेसिल, पोटेशियम आयोडाइड और लेवोथायरोक्सिन। तो जो ट्रीटमेंट पढ़ाया था उसमें लेवोथायरोक्सिन भी नहीं पढ़ाया, लेकिन इसको भी रख लेते हैं। प्रोपिलथियोयूरेसिल दोस्तों लेते हैं, लेकिन ये एंटी थायरॉयड मेडिकेशन है। ये कभी भी एंटी थायरॉयडिक है या फिर हम इसे बोल थियोएमाइड है, ये वैस्कुलरिटी को कम नहीं करती, प्रोडक्शन को कम करती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या पोटेशियम आयोडाइड क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड प्रेस्क्राइब करते हैं। देख लो वहां पढ़ा दिया ना, काम आ गया। ऐसे नहीं है कि कोई चीज अगर कोई क्वेश्चन लंबा टाइम ले रहा है तो काम आएगा वो कहीं ना कहीं। लेवोथायरोक्सिन, भाई थायराइड हार्मोन कम होता है ना तब देते हैं, तो लेवोथायरोक्सिन एक्चुअली में हम हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट में देते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट में। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी पोटेशियम आयोडाइड। बस अब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा डिटेल में इतना, तो लिख लो, लिखो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म मत लिखो, ऐसे लिखो थायरॉयडेक्टोमी से पहले, थायरॉयडेक्टोमी से पहले थायरॉयड ग्लैंड की साइज और वैस्कुलरिटी को कम करने के लिए, साइज और वैस्कुलरिटी को कम करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड स्लैश करके लिख लेना, सोडियम आयोडाइड प्रेस्क्राइब किया जाता है। प्रेस्क्राइब बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं बोल रहा, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं बोल रहा, प्रेस्क्राइब बोल रहा हूँ, प्रेस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चा कहता है सर आप सब्सक्राइब बोलते ही नहीं हो, सब्सक्राइब बोला करो ना। आप कभी नहीं बोलते सर लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो। भाई जिसको अच्छा लगेगा वो खुद ही करेगा, कहने की क्या जरूरत है, और जिसको बुरा लगेगा वो डिसलाइक खुद ही करके जाएगा, उसके भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद आएगा, वीडियो को 1 मिनट देखेगा, चाहे उस 1 मिनट में किसी टीचर को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, वो उस लाइन को सही तरह से नहीं बोल पा रहा हो सकता है पूरी क्लास अच्छा पढ़ा रहा हो, लेकिन वो देखेगा अरे यार क्या पढ़ा रहा है, चल छोड़, डिसलाइक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है दोस्तों, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट फॉर पॉसिबल लैरेंजियल नर्व इंजरी। ठीक है, एक नर्स है, असेस कर रही है क्लाइंट को जिसको क्या है दोस्तों, पॉसिबल लैरेंजियल नर्व इंजरी है। मतलब उसको आ गया ना, देखो आ गया, तो अब आपको यहां भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक नर्स असेस करे क्लाइंट को, उसको हो सकता है कि लैरेंजियल नर्व इंजरी हो फॉलोइंग ए थायरॉयडेक्टोमी। तो आपको मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट अच्छे से करा रखा है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ोगे ना तो सब याद हो जाएगा। विच एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट ऑन ए हावरली बेसिस, ऐसा कौन सी चीज है जो हावरली बेसिस पे किया जाएगा, पढ़ाया हुआ है, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा।
आस्क द क्लाइंट टू स्पीक, आप क्लाइंट को क्या कहोगे कि आप बोलो। स्वेलो करने के लिए नहीं, हैव द क्लाइंट टू हैव ए फैमिलियर ट्यून, कोई लेना देना नहीं है फैमिलियर ट्यून से। और स्वैप द क्लाइंट्स थ्रोट नहीं, गैग रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों से लैरिंजियल जो नर्व है ना वो चेक नहीं हो सकती इन तीनों से, कि आप स्वेलो कर लो, फैमिलियर ट्यून के साथ रखो उसको, या फिर स्वैप गैग रिफ्लेक्स को चेक करो। सिर्फ और सिर्फ बोलने से ही हमें क्या हो सकता है दोस्तों, पता लग सकता है। तो हम क्लाइंट को स्पीक करने के लिए बोलेंगे। तो लिख लो लास्ट, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में भी। अब 5 मिनट लगा दूं बिना बात, 10 मिनट बढ़ा दूं, कोई फायदा नहीं है ना। थायराइडोक्टोमी के बाद देखो, थायराइडोक्टोमी के बाद लैरेंजियल नर्व डैमेज, लैरेंजियल नर्व इंजरी को, लैरेंजियल नर्व इंजरी को, लैरेंजियल नर्व इंजरी को असेस करने के लिए, को असेस करने के लिए, असेस करने के लिए क्लाइंट को, करने के लिए क्लाइंट को प्रत्येक हावरली बोलने के लिए कहा जाता है, बोलने के लिए कहा जाता है। 11 क्वेश्चन करवाए मैंने आज आपको ना, 10 नहीं करवाए, 11 करवाए, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और करवाया मैंने आपको, वो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा था, जो वो प्रेफर्ड साइट थी ना, उस वो वाला। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें क्या पूछा था कि लैरेंजियल नर्व इंजरी है उसको कैसे असेस करोगे, तो हम क्लाइंट को बोलने के लिए कहेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा। अगर किसी भी पेशेंट का थायराइडोक्टोमी होने वाला है और उससे पहले उसकी वैस्कुलरिटी को या साइज को, थायराइड ग्लैंड को कम करना है, तो हम आयोडाइड्स देंगे उसको, पोटेशियम और सोडियम जो आयोडाइड्स है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये था कि अगर किसी भी पेशेंट को हम रेडियो एक्टिव थेरेपी दे रहे हैं तो दैट इज माइल्ड रेडियो एक्टिव, और हमें रूटीन सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की क्या होती है, जरूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, इसके अंदर ये था कि भाई किसी भी पेशेंट को प्रोपिलथियोयूरेसिल क्यों दिया जाता है, ताकि उस पेशेंट के अंदर थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड जो हार्मोन है दोस्तों वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई T3 और T4 जो है उसका लेवल अगर कम हो जाता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम मिक्स एडिमा के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये था कि मोस्ट प्रेफर्ड साइट ऑफ द इंसुलिन क्या होती है दोस्तों, एब्डोमेन होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था कि एक टाइप ऑफ डायबिटीज के क्लाइंट है, अबव द नी है, तो हम क्या करेंगे, उसके चेक करेंगे सीरम ग्लूकोज लेवल। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था तो दोस्तों हमारे सामने वो ये था कि एक क्लाइंट है उसको क्या हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, और तो उसको कौन सा इफेक्ट होगा, अगर उसको मिडनाइट हाइपोग्लाइसेमिया है और सुबह क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया है, तो उसको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ये क्या है दोस्तों, आपको सोमो का इफेक्ट है ये। इसके बाद में क्वेश्चन था हमारे सामने कि अगर किसी का भी ये लेवल जो है 6 आता है और डायबिटिक पेशेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो। और एक दोस्तों को हम प्रोटीन क्यों देते हैं, तो प्रोटीन इसलिए देते हैं ताकि काउंटर एक्ट कर सके वो जो इंसुलिन का लेवल कम हो रहा है उसको। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, आप मेरे साथ लगातार बने रहे हो, इसके लिए मैं आप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ। आप क्लास के लास्ट तक रहे जो भी बच्चे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।